हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग अपने शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 क्लास 12th का। अब हम लोगों को जल्दी जल्दी क्विक रिविजन्स करने हैं सारे चैप्टर्स के। तो मैं एक तरीके से आपको एक क्विक रिवीजन दे रही हूँ पूरी अपने चैप्टर्स का, जिससे कि दैट विल हेल्प यू इन री नीट जो 2026 में हो रहा है। अगर आप आगे भी कभी वीडियो देख रहे हो दैट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है। सबसे पहले पेज में ही हमारे को एक साइंटिस्ट का दे रखा होता है, बिकॉज जब भी आप कोई चैप्टर शुरू करते हो एनसीईआरटी में, उससे पहले वाले पेज पे आपको एक साइंटिस्ट जरूर दिया होगा जो कि आपके नीट के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारे पहले साइंटिस्ट हैं पंचनन महेश्वरी। पंचनन महेश्वरी की हमारी लाइफ स्पैन है 1904 से लेकर 1966 तक। मैं आपको पूरा पैराग्राफ नहीं समझाऊंगी, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बढ़ते चलेंगे। ठीक है। ये बॉर्न है 1904 में, जयपुर में, नवंबर में। ठीक है बेटा। ये हमारे एक बॉटनिस्ट हैं। ठीक है बच्चों, इंडिया के एक बॉटनिस्ट हैं। इन्होंने अपनी स्टडी करी थी एक अमेरिकन मिशनरी टीचर से। ठीक है। और इन्होंने जो अमेरिकन मिशनरी टीचर हैं, इन्होंने इन्हें डेवलप कराया था इंटरेस्ट बॉटनी में। ठीक है। इसलिए क्या है, ये बॉटनिस्ट है। स्पेशली मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी क्या होता है बच्चों, जो ऊपर ऊपर से हम लोग आउटर अपीयरेंस देखते हैं उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है बच्चों। इनके टीचर का मानना था कि अगर इनका कोई स्टूडेंट उनसे अच्छा कर पा रहा है तो इट वुड बी अ ग्रेट एंकरेजमेंट और ग्रेट सक्सेस और ग्रेट सेटिस्फेक्शन फॉर हिम, राइट। तो इस वर्ड्स को लेके ये पंचनन महेश्वरी जी जो थे, इन्होंने टीचर को ये रिटर्न में देने का एक तरीके से एंकरेजमेंट, एक तरीके से इंक्वायर किया, राइट। तो इन्होंने क्या किया, एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को पढ़ा और इसे पॉपुलराइज किया एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को टेक्सोनॉमी में। टेक्सोनॉमी वही बच्चों जो चैप्टर 1 में आपने लिविंग वर्ल्ड में क्लास 11th में पढ़ी होगी एनसीईआरटी में। ठीक है। ठीक है बच्चों, अब इन्होंने क्या किया, टिश्यू कल्चर और एम्ब्रियोलॉजी को इन्होंने एक बहुत अच्छा महत्व दिया। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल कल्चर को, जो बच्चों आप आजकल आईवीएफ देख रहे हो, राइट। इन्होंने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन को, इंट्रा ओवेरियन पोलिनेशन को वर्ल्ड वाइड अक्लेम किया है। ठीक है बच्चों। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरे पैराग्राफ में से कि इन्होंने क्या किया है, वेरी फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी ऑफ हायर स्टूडेंट सेकेंडरी स्कूल पब्लिश करी थी एनसीईआरटी की 1964 में, अपने देहांत से 2 साल पहले। 1966 में इनका देहांत हुआ, 1964 में इन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी। ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट सेशन पढ़ते हैं। तो जब भी हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं उससे पहले उसका आपको हेडिंग आना बहुत जरूरी है। खैर इस समय पे आपको हेडिंग पे ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आपका सिर्फ और सिर्फ रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, राइट। बट स्टिल, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि इसमें दो गैमीट्स हैं। ठीक है बच्चों, दो गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट का क्या है, जो भी प्लांट फ्लावर बेयर कर रहा है इसे हम लोग बोल देंगे एंजियोस्पर्म। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एंजियोस्पर्म। ठीक है। इस पैराग्राफ में आपको कुछ सेक्सुअल एज बताए गए हैं, जो कि हम लोग फॉर एग्जांपल जो सेंट इसमें से निकलती है, खुशबू जो फ्लावर में से निकलती है, जो ये सुंदर सुंदर कलर में अवेलेबल होते हैं, हमें अट्रैक्ट करते हैं। तो इसे वो सिर्फ सेल्फिशनेस के लिए नहीं है हमारी, ये एक एड की तरह काम करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि ये नॉन मोटाइल गैमीट्स हैं, ये आसपास ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्या चाहिए, एक एजेंट चाहिए, जो हम लोग पढ़ चुके, राइट, पॉलिनेशन, राइट। तो बच्चों ये सब चीजें मैं आपको खैर डिटेल में समझा रही हूँ, बट टेक केयर कि हम लोग नीट पर्सपेक्टिव और बायोलॉजी के एक्सप्लेनेशन के पर्सपेक्टिव से बढ़ रहे हैं। ठीक है। मैं आपको सब चीज बताती जाऊंगी। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, फ्लावर फ्लोरल पार्ट्स। बच्चों जब भी कोई एक फ्लावर का गुच्छा होता है ना ऐसे करके, इसे हम बोल देंगे इनफ्लोरेसेंस, और या फिर मिराड बोल देंगे बच्चों। ठीक है। अब क्या है, फ्रूट और सीड बच्चों, ये हमारा एंड प्रोडक्ट होता है हमारी फर्टिलाइजेशन, या फिर एंड प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है बच्चों। अब फ्लावर देखो, फ्लावर हमेशा से एक इंटीमेट रिलेशनशिप दिखाता आया है ह्यूमंस के साथ। जैसे कि कोई लव है, अफेक्शन है, सब चीज में, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग, सब चीज में हमारे फ्लावर्स काम आते हैं। अब इस फटाफट से इस डायग्राम पे नजर मारो। ये डायग्राम क्या कह रहा है, इसके अंदर क्या है, हमारा गाइनोशियम है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है गाइनोशियम हुआ। ये क्या है बेटा, हमारा एक छोटा सा ये हमारा एंड्रोशियम है। गाइनोशियम एंड्रोशियम क्या होता है, गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बेटा ये जो है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है बच्चों। क्या, एक सबसे पहले ये जो छोटा सा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ऊपर फूला हुआ सा स्ट्रक्चर, ये देखो, ये जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है ना, इसे हम कहेंगे ओवरी कहेंगे। ये जो बेटा लंबा सा स्ट्रक्चर है ना, ये इसे कहेंगे स्टाइल।
और ये जो ऊपर एक छोटा सा डंडी सी है, इसे हम क्या कहेंगे, स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है, एक ऐसा रिसेप्टिव ऑर्गन है हमारा टॉप मोस्ट स्टाइल पे, जहां पर हमारा पॉलन एक पॉलन रिसेप्टर की तरह ऐड करता है, पॉलन यहाँ पर गिरता है, यहाँ पर ही पॉलन ब्रिस्टल इंटरेक्शन होता है। बेटा ये देखो, अब एंड्रोशियम की तरफ देखो, ये क्या आ गया हमारा, एंथर आ गया। और ये डंडी सी है ना, ये देखो, इसे कहेंगे हम फिलामेंट। ये लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर हम क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे, ठीक है। एंथर, फिलामेंट, ये जो बेटा ये पीछे से ये जो पत्ती दिख रही है, ये पेटल है ना, ये क्या है, ये सेपल है, ये ओवरी हमने देख ली, हमने सब एंड्रोशियम सब चीज हमने इस डायग्राम की पढ़ ली है, ठीक है बच्चों। चलो अच्छा, एक बात बताओ, आपने अगर 11th पढ़ी हुई होगी तो ये बताओ कि ये क्या है, कौन से टाइप का हमारा ये स्ट्रक्चर शो कर रहा है ओवरी। इज इट एपिकोटाइल, इज इट हाइपोकोटाइल, इज इट पेरिकोटाइल? गिव मी आंसर इन चैट सेक्शन। मैं आपको चैट सेक्शन पे इसका आंसर, करेक्ट आंसर पिन कर दूंगी, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोगों को क्या पता है, हम एक बायोलॉजिस्ट है, हमने बायोलॉजी को एक तरीके से हमने बायोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं, सो वी आर अ बायोलॉजिस्ट, राइट। तो फ्लावर क्या है, फ्लावर को आम भाषा में फ्लावर, जैसे सब कोई बोल देता है फ्लावर एक फ्लावर है भाई, फूल है, बस। हमारे लिए वो क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल ऑफ द साइट ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है भाई, सुंदरता है ये भाई, नेचर की सुंदरता, ऊपरी सुंदरता। कैसे बोल दिया, ऊपर से ऊपरी सुंदरता को मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल को क्या, उसके अंदर एम्ब्रियो है, उसके अंदर एम्ब्रियो बनेगा, जो हमारे को एक तरीके का प्रोडक्ट देगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है बच्चों। बेटा फर्टिलाइजेशन से पहले हमें पढ़ना होता है क्या क्या स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, क्या क्या इवेंट्स इन्वॉल्व है। तो बच्चों आपको पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दो गैमीट्स इन्वॉल्व है, एक बच्चों आएगा मेल से, एक आएगा फीमेल से। तो मेल वाला क्या है, एंड्रोशियम है, वो ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले 11th में आपने पढ़ा हुआ होगा कि हमारे को कोई भी प्लांट अगर कोई फ्लावर बेयर करना चाहता है तो वो क्या करेगा, अपने मेरिस्टम सेल्स को ऐसा हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंजेस इनिशिएट हो जाएंगे उसके अंदर कि वो क्या कर लेगा, एक फ्लारल प्राइमोडियम बना लेगा, फ्लारल बर्ड्स बनाना शुरू कर देगा। अब नाउ इट डिपेंड्स ऑन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंड्रोशियम कहते हैं बच्चों, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनोशियम कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं स्टेमिन पे, ठीक है। अब स्टेमिन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन। टिपिकल स्टेमिन में दो स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, दो पार्ट्स होते हैं। ये जो आपको ये ऊपर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दो लोब में बना हुआ है, देखो बेटा, एक ये लोब और एक ये लोब, राइट। मैं आपको मार्क कर देती हूँ, ये देखो, ये लोब है ना, ये लोब है एक, एंड एक ये लोब है। ये बायलोब स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे फिलामेंट, और एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देंगे एंथर। इसके पास देखो बच्चों, आप आई थिंक डायग्राम में से देख सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये प्रोक्सिमल एंड जो है, या तो ये अटैच होता है पेटल से, ये अटैच होता है या तो पेटल से या फिर थैलेमस से, ठीक है। ये कहाँ अटैच होता है, पेटल से या फिर थैलेमस से, ठीक है। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमिन वेरी कर सकता है, नंबर भी, और ये जो लेंथ है स्टेमिन की या नंबर है, वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में डिफरेंट डिफरेंट नंबर के हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म बायलोब्ड होता है, मैंने अभी आपको बताया। एज लोब के अंदर बेटा, ये एनसीईआरटी के, मैं आपको नीट के हिसाब से बता रही हूँ, प्लीज जो मैं मार्क कर रही हूँ लाइंस को, प्लीज उसे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देना जी। ये टिपिकल एंजियोस्पर्म है, वो बायलोब्ड होता है, हर एक लोब में, ईच लोब बच्चों। फॉर एग्जाम्पल ये दो लोब है, हर लोब में दो थीका होंगे, एक ये थीका, एक ये थीका, एक ये थीका, और एक ये थीका। अगर मेरे पास कोई डायग्राम होगा, मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी। ये देखो, ये दिख रहा है ना बच्चों, ये क्या है, कि ये थीका है बच्चों, ये एक थीका है, ये एक थीका है। तो ये फॉर एग्जाम्पल ये एक लोब है ना, ये एक लोब है, प्रॉपर एक लोब है। ये एक थीका हो गया, ये एक थीका हो गया, यहाँ पर एक थीका हो गया, ये एक थीका हो गया, ठीक है। हर एक एक लोब ये हो गया पहला वाला, ये दूसरा वाला लोब हो गया, राइट। चलो बच्चों, ये एक लॉन्गिट्यूडल ग्रूव रन करती है लेंथ वाइज, बच्चों दिख रही है लॉन्गिट्यूडल ग्रूव, जो सेपरेट करती है थीका को। ये देखो बेटा, ये लॉन्गिट्यूडल ग्रूव मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सब रब करके।
ये जो आपको लॉन्गिट्यूडल ग्रूव दिख रही है ना बच्चों, ये डिवाइड करती है दो थीका को। देखो ये थीका एक ये रहा, एक थीका ये रहा, तो इसको डिवाइड कौन कर रहा है? एक लॉन्गिट्यूडल ग्रूव, जिसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ डहीसेंस। ठीक है बच्चों, अब आप देखो ये ना एक चार तरीके का एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। ये देखो एक ये रहा, एक, दो, तीन और एक चार, है ना बच्चों? इसे क्या बोल देंगे हम? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, चार माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। आप इस डायग्राम को सही से देखो। ठीक है, रुको। ठीक है, ये क्या है बच्चों? आप यहाँ पर देखना ध्यान से, ये एक थीका हो गया। ठीक है, ये एक थीका हो गया, ये एक थीका हो गया और ये एक थीका हो गया। ये दो, ये जो आपको चार बॉल सी दिख रही हैं, ये जो आपको चार बॉल सी दिख रही हैं, ये ये और ये क्या हो गई? हमारी माइक्रोस्पोरेंजिया हो गई बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए बच्चों, ये देखिए आप, जो हमने अभी ये हमने देख लिया, ये माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ लिया है। अब बेटा, आपने ये देखा एक लोब में दो होते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये लोब है तो यहाँ पर और एक यहाँ पर होता है, ये थीका हो जाएगा ये आपका, ये भी एक थीका हो जाएगा और ये क्या होगी? लाइन ऑफ डहीसेंस। ठीक है बच्चों, द माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप एंड फर्दर बिकम अ पॉलन सैक। ये डेवलप होकर क्या बन जाता है? एक पॉलन सैक बन जाता है। बच्चों हमने ये पढ़ लिया। अब यहाँ पर देखो बच्चों, हमने क्या देखा कि हमने माइक्रोस्पोरेंजियम को जब भी कोई डेवलप किया फर्दर, तो हमारा क्या बन गया? पॉलन सैक बन गया। पॉलन सैक क्या होता है? जहां पर पॉलन डेवलप हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पर्सपेक्टिव से बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ देखो, इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसकी चार लेयर हैं, चार लेयर हैं। सर्कुलर आउटिंग लाइन है और एक तरीके से चार वॉल लेयर हमारे पास है। ठीक है, कौन सी? सबसे पहले एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और एक टेप्टम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेप्टम। रिवाइज करूँ मैं फटाफट से। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेप्टम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेप्टम। एपिडर्मिस जब भी कोई नाम आएगा आप ध्यान रखना, सबसे आउटर लेयर को क्या हम कहेंगे? एपिडर्मिस कहेंगे। एंडोथीशियम अंदर वाली, उसके बीच की जो मिडिल लेयर्स हो गई वो मिडिल लेयर, और टेप्टम सबसे अंदर वाला। ये जो आउटर की तीन लेयर हमने पढ़ी ना, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, ये क्या परफॉर्म कर रही है? फंक्शन प्रोटेक्शन का और डिहाइसेंस का। जब हमारे को पॉलन निकालने होंगे तो जो थीका के बीच में जो लाइन होगी वो जो टूटेगी तभी तो पॉलन निकल पाएंगे, राइट? तो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेप्टम में से जो पहली तीन है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, ये प्रोटेक्शन और डिहाइसेंस का काम कर रही है। इनर मोस्ट लेयर जो है ना बच्चों, उसे कहेंगे हम टेप्टम, राइट? उस वो क्या करती है? डेवलपिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, पॉलन ग्रेन को, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करना, यही इसका काम है। ये इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं। कौन से? डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं और एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है बच्चों। ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या पढ़ा? पहली लेयर क्या हो गई? एपिडर्मिस हो गई। दूसरी क्या हो गई? एंडोथीशियम हो गई। तीसरी क्या हो गई? मिडिल लेयर हो गई। और चौथी क्या हो गई? टेप्टम हो गई। मैं आपको पहले पहले एपिडर्मिस, ठीक है, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेप्टम, ठीक है। पहली जो तीन लेयर्स हैं ये करेंगी प्रोटेक्शन का काम करेंगी, और क्या काम करेंगी? साथ साथ में डिहाइसेंस का भी काम करेंगी। ठीक है, ये जो लास्ट लेयर है इसके अंदर क्या क्या मिलेगा हमें? इसके अंदर हमें मिलेगा सबसे पहले एक तरीके का डेंस साइटोप्लाज्म। सबसे पहला क्या मिला हमें? डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, दूसरा हमें क्या मिला? इसके अंदर मिला दो न्यूक्लियस या फिर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हमें मिल गए इसके अंदर। ठीक है, हमें एक और चीज मिली कि सबसे इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है? कि यह नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, डेवलपिंग हमारे पॉलन ग्रेन्स को। ठीक है, जब हमारा एंथर यंग होता है, यंग मतलब ज्यादा मेच्योर नहीं होता है, तो उसके अंदर ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स होते हैं। बेटा होमोजीनियस मतलब सेम प्रकार के।
उसे हम बोल देते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। मैम सेल्स तो एक साथ अटैच थे, टिश्यू कैसे बोल दिया? क्योंकि बच्चों सेल से ही मिलकर टिश्यू बनता है, और जब हम बोलते हैं एक तरीके से अटैच्ड है, अरेंज्ड है, कंपैक्टली अरेंज्ड है, इसे हम बोल देंगे स्पोरोजीनस टिश्यू। देखो बच्चों, मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, क्विक क्विक रिवीजन करो मेरे साथ। एंथर यंग है, कॉम्पैक्टली अरेंज, जब उसके अंदर सेल होंगे उसे हम बोल देंगे स्पोरोजीनस टिश्यू, जो कि सेंटर, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर को ऑक्यूपाई करेगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें एंथर डेवलप करता है सेल्स ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू से, जो कि मियोटिक डिवीजन करते हैं और फॉर्म करते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। बच्चों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का अगर पूछें कि कौन सा परफॉर्म करता है, मियोसिस परफॉर्म करता है या फिर मायोसिस परफॉर्म करता है, तो बच्चों मियोसिस में हमारा 4 डिवीजन होता है। एक सेल से जब हमारे 4 सेल बन रहे हों, इसे हम बोल देंगे मियोसिस। ठीक है, तो अगर एक स्पोरोजीनस टिश्यू का एक सेल डिवाइड कर रहा है और बना रहा है 4 सेल, तो क्या हुआ ये? मियोसिस। मियोसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कौन से उससे होता है? डिवीजन से। मियोसिस डिवीजन से होता है, ठीक है। अब आगे देखो, इस हमने अभी अब इस डायग्राम को थोड़ा समझते हैं। पहली लेयर क्या होगी बच्चों? ये एपिडर्मिस होगी, एंडोथीशियम होगी, ये जो बीच बीच की लेयर हो गई ये मिडिल लेयर हो गई। अंदर क्या हो गया? इसके अंदर टेप्टम हो गया। इसके अंदर क्या हो गया? टेप्टम हो गया, करेक्ट। इसके अंदर टेप्टम हो गया। अब ये यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट चीज है ना बेटा, ये ध्यान दो, ये कोई भी देखता ही नहीं है, इससे कहेंगे हम कनेक्टिव। ठीक है, ये क्या है? एपिडर्मिस है, आउटर मोस्ट लेयर, अंदर अंदर की लेयर एंडोथीशियम, ये स्पोरोजिनस टिश्यू इसके अंदर ही है बेटा, ठीक है। ये क्या हो गई? हमारी टेप्टम हो गई, ठीक है। ये क्या है? डबल, ये इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म है, ये बाइन्यूक्लिएटेड है और हमारे को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है यंग हमारे पॉलन ग्रेन्स को। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, माइक्रोस्पोर, मदर सेल। बच्चों ये ध्यान रखना, ये डायग्राम आ जाता है नीट में बहुत बार। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, ये दोनों लेयर कौन सी हो गई? मिडिल लेयर। इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, राइट। माइक्रोस्पोर मदर सेल में आपने बताया नहीं बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू की जो एक सेल होता है जो माइक्रोस्पोर को जन्म देगा मियोसिस से, उसे हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। ये क्या हो गया? एक सेल को हमने क्या बोल दिया? माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहां से हो, यहां से हो, कोई सा भी हो। ये क्या हो गया बच्चों? हमारा टेप्टम। ये जो लेयर बोली इन्होंने, ये टेप्टम बोली, इसे माइक्रोस्पोर मदर सेल मत देना, क्योंकि इसको अलग से मैम कैसे पता लगेगा कि जो सबमिट बूंदी बूंदी पड़ी हुई है बेटा? बूंदी नहीं, तो न्यूक्लियस कहेंगे। और ये जो हमारे यहाँ ध्यान से देखो, इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो एक ब्लैक ब्लैक कलर के ना ये डॉट्स पड़े हुए हैं, करेक्ट। एनसीईआरटी है बच्चों, ये एनसीईआरटी को कोई ध्यान से नहीं पढ़ता। ये देखो, ये जो अलग अलग ये बूंदी पड़ी हुई है ना ब्लैक कलर की, ये क्या दिखाती है? डेंस साइटोप्लाज्म दिखाएगी। एक से ज्यादा न्यूक्लियस है इसके अंदर, तो इसे टेप्टम कहेंगे, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े, ठीक है। चलो जी, हमने ये सब पढ़ लिया है, अब आ जाओ नेक्स्ट डायग्राम पे। हम हर एक डायग्राम बहुत संभाल के पढ़ते जा रहे हैं, एंड आई होप कि आपको सब समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो बेटा अब ये हमारे पास डायग्राम है, ये डायग्राम मैम को समझ नहीं आ रहा बच्चे कि यही डायग्राम है, यही वाला जो डायग्राम था ना, इस डायग्राम को यहाँ पर कन्वर्ट किया गया एक तरीके से सेल के फॉर्म में। ये क्या आ गई? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, इसके अंदर मिडिल लेयर आ गई, टेप्टम आ गया। ये क्या हो गया बेटा? पॉलन ग्रेन्स। अब क्या है? पॉलन ग्रेन्स। ये क्या हो गया बेटा? हमारा कनेक्टिव हो गया, जो बीच में कनेक्टिव है, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा? हमारा थीका हो गया, ये थीका हो गया, ये थीका हो गया, ये थीका हो गया, ये लाइन ऑफ डिएसेंस फूट गई, है ना। चलो, ट्रांसफर सेक्शन था ये यंग एंथर का, एनलार्ज व्यू हमने पढ़ लिया है, और मैच्योर डिहाइसेंस एंथर भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखो, हर एक सेल स्पोरोजिनस टिश्यू का केपेबल है टू गिव राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड में। माइक्रोस्पोर टेट्राड ही क्या मतलब है भाई? टेट्राड का मतलब होता है 4। और अगर एक सेल हमारे को एक दो, एक दो, तीन,
4 सेल बना के दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये परफॉर्म क्या कर रहा है, मियोसिस परफॉर्म कर रहा है, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, मियोसिस, ठीक है। हर स्पोरोजिनस सेल हमारे को कैपेबल है माइक्रोस्पोर टेट्राड देने के लिए। हर एक पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर एक सेल है, उसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसकी फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर की फ्रॉम मदर पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस, क्या बोलेंगे हम इसे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द माइक्रोस्पोर एज दे फॉर्म आर अरेंज्ड इन द क्लस्टर ऑफ 4 सेल, इसलिए हम इसे बोल देते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। अब एज द एंथर मेच्योर, जब एंथर मेच्योर हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, तभी तो टूटेगा, चिपके हुए हैं, जब तक डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो टूटेंगे कैसे एक दूसरे के से, ठीक है। तो जब माइक्रोस्पोर डिसोसिएट होते हैं फ्रॉम ईच अदर, डेवलप करते हैं पॉलन ग्रेन को, ठीक है। चलिए बच्चों, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पॉलन ग्रेन की तरफ। पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन एक मेल गमीटोफाइट है, हमारा एक मेल गमीटोफाइट है, मतलब गैमीट है, गैमीट प्रोड्यूस जो करेगा उसे हम मेल गमीटोफाइट बोल देंगे, ठीक है। जब भी आप कोई ओपन एंथर देखते हो हिबिस्कस का, तो आपको जो येलो येलो पाउडर सा आ जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन्स बोलेंगे। उसे आपने ग्लास लाइट पर डाल के जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये नीट में इतनी बार पूछा गया है। पॉलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल होते हैं, 25-50 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर। बेटा डायमीटर क्या होता है, ये होता है डायमीटर, ये रेडियस पता है आपको, देखो मैथ्स के स्टूडेंट हो इतना तो पता होना चाहिए, खैर मैथ्स के तो नहीं हो, कोई बात नहीं। इसे डायमीटर बोलते हैं बच्चों, और इतनी सी चीज को रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो हम डायमीटर की बात करेंगे तो कितना हो गया, 25 से 50, 25 से 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब इसके पास दो लेयर होती है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। इसके पास दो लेयर होती है, एक हार्ड आउटर लेयर होती है जिसे हम एग्जाइम बोलते हैं, किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है। इतना मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है, जिसके मतलब कोई भी एंजाइम इसे डिग्रेड नहीं कर सकती स्पोरोपोलिन को, ठीक है। इसके पास एक, अब देखो मैम इसे डिग्रेड नहीं कर सकती, तो ये मैम इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, इसका जो पॉलन है, जो हमें इवेंचुअली फर्टिलाइज कराना है, वो कैसे निकलेगा, इसके पास एक बेटा जर्म पोर है। जर्म पोर क्या, इसी एग्जाइम के ऊपर एक छोटा सा एक प्रोमिनेंट अपर्चर है, अपर्चर मतलब एक छोटा सा होल है, ठीक है। इसे हम बोलेंगे जर्म पोर, जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं है। इसमें से क्या होता है, इसी चीज की वजह से, बेटा 2 मिनट ध्यान से एक बार पढ़ लो प्लीज, थोड़ा ध्यान दे लो, बाद में अपने सारे काम कर लेना, ये वीडियो देख लो ध्यान से देखो। पॉलिन ग्रेन को फॉसिल कैसे बना सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपॉलिन की वजह से ही कोई फॉसिल बन सकता है। एक्साइन के पास एक स्पेशल अरे होता है पैटर्न का। एक्साइन क्यों लगता है आपको इतनी हार्ड होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इसे बहुत सारे फंक्शंस निभाने हैं, राइट। इससे सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे फंक्शंस निभाने हैं, कभी ये कहीं वाटर से ट्रेवल हो रही है, कभी विंड से ट्रेवल हो रही है, सब चीज को देख के चलना है, राइट। इसकी जो इनर वॉल है बेटा, मैं पहले ही बता रही हूँ, ऊपर वाली एक्साइन, अंदर वाली इंटाइन, उसके अंदर भी एक होती है, वो भी बताऊंगी, हाँ। इनर वॉल को क्या बोलेंगे, इंटाइन बोलेंगे, जो कि किससे बनी होती है, सेलुलोस और पेक्टिन से, ठीक है, सेलुलोस और पेक्टिन से। तो हमने क्या पढ़ा, एक आउटर लेयर है, इसे बोलते हैं एक्साइन, ठीक है। उसको किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिन से बनी होती है। इसके अंदर एक और लेयर होती है, इसे बोलते हैं इंटाइन, किससे बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो भी कवर्ड होता है एक लेयर से, जिसे हम बोल देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ जी बच्चों, जो नॉर्मल सारे सेल्स में होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके पास भी होगी। मैम इसके अंदर इतनी कवरिंग क्यों, अच्छा खुद बताओ, एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल नहीं होती, एक ही तो एक्स्ट्रा है, बस उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दे, एक एक्साइन और एक इंटाइन, ठीक है। ये तो है ही सब में, ठीक है, दो लेयर तो उसके ऊपर एडिशनल डली हुई है, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन में से सबसे ज्यादा एक मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर से बनी होती है, जिसे हम स्पोरोपोलिन बोलते हैं। कोई भी एक्साइन उसे डिग्रेड नहीं कर सकता। जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है आउटर लेयर पर, से बोल देंगे जर्म पोर।
फॉसल्स क्यों बनते हैं? क्योंकि उसके ऊपर स्पोरोपोलिन की लेयर होती है। इनर वॉल जो एंटाइन है उसके अंदर हमारे पास कंटिन्यूअस थिन लेयर है बेटा, कोई से भी कहीं से फटी फटी नहीं है। यहाँ पर सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। साइटोप्लाज्म जो है पॉलन ग्रेन का सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जब पॉलन ग्रेन सेल मैच्योर होता है, इसके पास दो सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल बेटा ये देखो, ये डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखो, मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। देखो, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, आई होप और जूम हो जाएगा। देखो, ये जो है ना, एक मैच्योर पॉलन ग्रेन के अंदर ये दो सेल है। एक सेल तो ये हो गया, इसे हमने क्या बोल दिया? वेजिटेटिव सेल। ये क्या है? छोटा सा पिद्दू सा सेल, इसे हमने बोल दिया जनरेटिव सेल। ठीक है, बड़ा इरेगुलर सा नहीं लग रहा है न्यूक्लियस? जी हाँ, इसका इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जनरेटिव सेल के अंदर एक स्पिंडल शेप का हमारे पास न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर वैक्यूल होता है, इसलिए ये बड़ा होता है। ठीक है, इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोला इन्होंने कि हमारे पास एक दो सेल होते हैं, एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल के पास बड़ा और अबंडेंट फूड रिजर्व है, और एक लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है। बिगर क्यों है? क्योंकि अबंडेंस ऑफ फूड रिजर्व है और लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस है। जनरेटिव सेल छोटा सा है और फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म के वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। देखो, मैंने आपको दिया था स्पिंडल शेप और डेंस साइटोप्लाज्म है अंडर न्यूक्लियस। स्पिंडल शेप का होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। अब बच्चों, अब आई इंपॉर्टेंट बात, 60% एंजियोस्पर्म्स में, 60% एंजियोस्पर्म्स में जो ये हमारा पॉलन होता है ना, ये पॉलन से वैसे दो सेल स्टेज में होता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। ठीक है, जो बचे हुए 40 में होता है ना, 40 में तीन सेल हो जाते हैं। मैम, तीन सेल मतलब एक, दो, तीसरा कौन सा है वो आगे पढ़ाऊंगी, ध्यान से देखो। ठीक है, पॉलन ग्रेन एक बहुत बड़ा कॉज है हमारे पास, जो सीवियर एलर्जीज कॉज कर देता है। सीवियर एलर्जीज बेटा ये कॉज कर देता है। कैसे? एलर्जीज या ब्रोंकियल एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन मतलब बच्चों, मतलब एक तरीके से दिक्कत, ब्रोंकियल दिक्कत। ब्रोंकियल क्या होता है? हमारी लंग्स जो है, हमारा जो ये आया, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ये ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई, इसके अंदर और डिवाइडेशन कर दो तो ऐसे बढ़ते जाते हैं, राइट? ये मैंने 11th में पढ़ा हुआ है और आप लोगों ने भी 11th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इट इज ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जैसे अस्थमा, ब्रोंकायोटिक्स, ऐसे ऐसे डिसऑर्डर्स ये कर देता है। बेटा, 11th की चीजें याद रखनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। 11th की चीजें आपको 12th में काम आएंगी ही आएंगी। ठीक है, इस 11th को आप सीरियसली नहीं लेते हो, खैर बहुत बच्चे नहीं लेते हैं, तो आई विश एंड आई रिक्वेस्ट देम कि प्लीज बच्चों 11th को थोड़ा सीरियसली लो। पार्थीनियम, बेटा ये जो है ना, ये जो बच्चों ये नाम जो है ना, ये आपको बहुत ज्यादा बार सुनाई देगा। और ये एक ऐसी कैरेट ग्रास है ना, जो कि हमारे यहाँ इंपोर्ट हुई थी। वीट देखो, हमारे यहाँ ना इंडिया में हमने वीट मंगवाई थी और उसके साथ साथ ये घुस गई। हमने इसे बुलाया नहीं था। ये एक इन्वेजन, एक एलियन एलियन स्पीशीज है जो हमारे इंडिया में घुस गई वीट के इंपोर्ट के द्वारा, और इतनी खतरनाक है भाई साहब कि अब इतनी यूबिक्वाइटस हो गई है ना बच्चों। ये जो वर्ड है आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा, दिया होगा तो बहुत ही बढ़िया बात है बच्चों। ये यूबिक्वाइटस का मतलब है बहुत ज्यादा फैल जाना। ठीक है, चलो अब आ जाओ, पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इसकी एक खास बात देखो बच्चों, बीमारी तो करता ही है, साथ में न्यूट्रिएंट में भी बहुत रिच है बच्चों। फैशन बन गया है आजकल कि हम लोग पॉलन टैबलेट्स यूज करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट न्यूट्रिशन के लिए। वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे, जैसे टैबलेट, सिरप्स, ये सब आपको मिल जाएंगे।
ये क्या है, आपको क्रीम मिल रही है, एनर्जी शेक मिल रहा है, एक्सट्रैक्ट मिल रहा है, ये कौन सा पता नहीं कुछ तो है, ये भी मिल रहा है, टैबलेट्स मिल रही हैं, ठीक है बच्चों। अब ये तो इम्पोर्टेंट बात छोड़ो, ये इम्पोर्टेंट बात आ गई है। अब ये क्या है कि परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट और रेस हॉर्सेस में आपको हेल्प करता है क्या, पॉलन। परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट में क्योंकि न्यूट्रिएंट्स में रिच है, और रेस हॉर्सेस में भी काम करता है ये, ठीक है। अब आ जाओ इसे स्टोर कैसे करेंगे। जब भी ये शेड हो जाते हैं ना, ये जब भी शेड हो जाते हैं हमारे पॉलेंस, इसकी वायबिलिटी बहुत कैसी होती है, वायबिलिटी मतलब आप कब तक इसे फर्टिलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। यूजुअली डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे। सम केस में जैसे राइस और जो वीट होते हैं, इनकी पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी 30 मिनट के अंदर अंदर खत्म। 30 मिनट में अगर पॉलन फर्टिलाइज हुआ तो सही है, वरना खत्म, कोई महत्व नहीं है उसका। इंपॉर्टेंट 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 क्या, राइस वीट 30 मिनट की वायबिलिटी है, और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। और कुछ कुछ की मंथ्स की भी वायबिलिटी होती है, जैसे रोजेसी, लिग्यूमिनेसी और सोलिनेसी। बच्चों ये क्या है, ये फैमिलीज है, लिविंग वर्ल्ड लिविंग वर्ल्ड लिविंग वर्ल्ड याद करो। वायबिलिटी मंथ्स तक होती है। ह्यूमंस फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, स्पर्म्स वगैरह भी स्टोर किए जाते हैं ना, वैसे ही हमारे पॉलन भी स्टोर होते हैं। पॉलन को स्टोर करने के लिए क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, हमारे पॉलन स्टोर होते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, 1 - 196 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत 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 ठंडा, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा। लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। और इसके लिए ना एक सीड बैंक होता है, ठीक है। क्रॉपिंग ब्रीडिंग प्रोग्राम्स वगैरह इन लोगों ने लॉन्च किए हुए। ये हमारा प्रॉपर पूरा स्टेटमेंट था। अब आ जाओ बेटा पिस्टल पे। गाइनोशियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखाता है। गाइनोशियम के पास एक सिंगल पिस्टल होती है बच्चों, इंपॉर्टेंट, मार्क करो बच्चों, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ध्यान सुनना, सिंगल पिस्टल है तो मोनोकार्पिलरी, बहुत ज्यादा पिस्टल है तो मल्टी कार्पिलरी, एक पिस्टल फ्यूज है, फ्यूज का मतलब क्या होता है, सिंक है ना। भाई म्यूजिक के अंदर सिंक आ रहा है मतलब मजा आ रहा है भाई, सिंक हो रहा है मतलब हमारे साथ ज्वाइन हो रहा है, मतलब सिंक कार्पस है। एपोकार्पस मतलब फ्री है। देखो सिंक का मतलब सिंक, अगर फ्यूज हो गया तो एपोकार्पस का मतलब फ्री हो गया। एपो भैया तुम अपो ही अकेले ही रह जाना, अपो ही रह जाना, फ्री, राइट। ईच पिस्टल के पास 3 पार्ट आ गए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये अगर ये हमारा स्टिग्मा है, ये हमारी स्टाइल है, और ये अगर हमारी ओवरी है, तो ये क्या है बच्चों, ये एक तरीके का लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। स्टाइल एक इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर है, स्लेंडर पार्ट है बेटा। इसके अंदर एक बल्ज्ड सा पार्ट है बेटा, ये बल्ज्ड सा पार्ट क्या है, ये हमारा है ओवेरियन कैविटी, मतलब ओवरी है खैर। इसके अंदर जो है ये होता है ओवेरियन कैविटी, ठीक है। प्लेसेंटा भी लोकेटेड होता है ओवेरियन कैविटी के अंदर, प्लेसेंटा भी लोकेटेड होता है ओवेरियन कैविटी के अंदर, ठीक है। अब 2 मिनट ये डायग्राम देखो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, नीट के हिसाब से बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा इस चैप्टर में से 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं हर साल नीट के, ठीक है। जहां जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं मैं सब बताते हुए चल रही हूँ, क्विक रिवीजन करो, फटाफट से खत्म करो, ठीक है। ये क्या हो गया, स्टिग्मा हो गया, ये क्या हो गया, स्टाइल हो गया, ये ओवरी हो गया। थैलेमस क्या होता है बच्चा, मैंने आपको बताया था, थैलेमस से हमारा स्टेमन अटैच हो जाता है। ये थैलेमस जो है ओवरी किस पे वो बैठती है, थैलेमस पे बैठती है, ठीक है। ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ये फ्यूज सा लग रहा है भाई साहब, है ना, फ्यूज लग रहा है, एक साथ जुड़ गए तो स्टिग्मा सारे। ये ओवरी है बच्चों, ये स्टिग्मा है। तो ये जब अगर फ्यूज हो जा रही है इसे क्या बोल देंगे, सिंकार्पस, करेक्ट। इसका मैं आपको अभी एग्जांपल बताऊंगी। ये क्या है, अलग अलग, अरे ये तो अलग अलग हो रही है भाई, अलग अलग हो रही है। ये क्या है बच्चों, अलग अलग, अलग अलग है। तो ये क्या होगी बच्चों, मल्टी कार्पलरी, एपोकार्पस गायनोशियम, ठीक है। इसमें बहुत सारी कार्पलरी, बेटा मल्टी कार्पलरी के बताया मैंने, बहुत सारे कार्पल्स है ना, यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, यहाँ पर बहुत सारे हैं, बट ये क्या है, सिंकार्पस, ये क्या है, एपोकार्पस। अब देखो बच्चों, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंक कौन रहता है भाई, हमारे साथ जुड़ा कौन रहता है, पापा जुड़े हुए रहते हैं, है ना। ये क्या हो गया, पापावर, पापावर। इस एग्जाम्पल का नाम क्या हो गया, पापावर, इसका क्या हो गया, पापावर।
माइकेलिया। माइकेलिया कहाँ से आया है? फॉरेन से आया है। इसे इंडिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अलग अलग घूमता रह रहा है, अपनी व्लॉगिंग कर रहा है भाई। तो ये क्या है? माइकेलिया। माइकेलिया के एग्जांपल क्या होंगे? एपोकार्पस। ये देखो, अब ये क्या है? डायग्रामेटिक है व्यू ऑफ ओव्यूल। ये क्या है? आपके पास एक हाइलम है, आई I मीन ये जो है, ये एक पूरा, ये जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये हो गया फ्यूनिकल। और यहां से हमारी शुरू हो गई ओवरी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, जो हमारे फ्यूनिकल को ओवरी से जोड़ रहा है, इसे कहेंगे हाइलम। ठीक है, समझे? ऊपर वाला पार्ट फ्यूनिकल, अंदर वाला ओव्यूल, ओवरी, जो भी, राइट। ये क्या हो गया? हाइलम हो गया बच्चों। ठीक है, फ्यूनिकल और ओवरी को कौन जोड़ रहा है? बता बता, कौन जोड़ रहा है? हाइलम। ठीक है, क्विक रिवीजन कर लिया। फाइलम, हाइलम, ओवरी। फाइलम, हाइलम, ओवरी। फाइलम को बोलो हाई, ओवरी। फाइलम को बोलो हाई, ओवरी। ठीक है। माइक्रोपाइल रीजन क्या होता है बच्चों? जैसे हमारे स्पोरोपोलिन में गैप सा था ना, यहाँ पर दो इंट्यूगमेंट्स के बीच में गैप होता है, हम बोल देते हैं माइक्रोपाइल रीजन। ये जो है ना रीजन, अब ये देखो, जैसे ये माइक्रोपाइल रीजन था, है ना, यहाँ पर एक माइक्रोपाइल पोर है, पोल है, राइट। ये सब माइक्रोपाइल पोल बोलते हैं। ये आउटर इंट्यूगमेंट हो गया, ये इनर इंट्यूगमेंट हो गया। इंटर इंट्यूगमेंट के अंदर हो गया हमारे न्यूक्लियस के सेल्स, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं हमारे एम्ब्रियो सैक को। ये क्या हो गया? हमारा एम्ब्रियो सैक हो गया। ये बेटा ध्यान से देखो, ये क्या हो गया? जो माइक्रोपोल रीजन है, माइक बेटा 2 मिनट ध्यान से देखना, मैं सब चीज हटा रही हूँ। ध्यान से देखो इस डायग्राम को। मैंने आपको क्या बताया था? ये जो है ना, ये 2 मिनट को, हाँ, ये जो है ना, ये माइक्रोपाइल है। ये रीजन क्या है? माइक्रोपाइल पोल है। इसके जस्ट अपोजिट में क्या है? चलाजल पोल है। ठीक है, ये उल्टी फिगर दे रखी है बच्चों। वैसे तो ये उल्टी बिल्कुल, आप अगर इसे 180 डिग्री घुमा दो ना, तब ये बनेगा। ये तब बनेगी फिगर, एक्चुअल एक्चुअल में ऐसी होती है, बट एक ही एनसीईआरटी के चैप्टर में उन्होंने 2 टाइप की फिगर दे रखी है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, चलो। प्लेसेंटा से अराइज होता है हमारा मेगास्पोरेंजियम। From placenta are the megasporangium commonly known as ovule. मेगास्पोरेंजिया क्या हो गया बच्चों? ओव्यूल हो गया। अगर किसी के अंदर एक ओव्यूल है, जैसे वीट के अंदर, मैंगो के अंदर, पैडी के अंदर, पैडी के अंदर राइस, कुछ के अंदर बहुत सारे हैं, पपाया, वाटरमेलन। सीड से ध्यान रखो, वीट मैंगो में बेटा एक ही सीड निकलेगी ना, ऐसा तो नहीं कि 25 सीड निकल रही, नहीं। वाटरमेलन में 25 सीड हो सकती है। ऑर्किड में आपने अभी आप पढ़ोगे आगे, जो लास्ट वाली यूनिट है ना, एक आई थिंक आप याद करना है उसे। ऑर्किड में हम लोगों ने एक वो पढ़ा था, एक टाइप का, जैसे वो होता है ना कम्युनिकेशन, जैसे म्यूचुअल कम्युनिज्म ऐसे करके। आप उसमें पढ़ना, एक सेक्सुअल डिफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वहां पर। मेगा स्पोरेंजियम, जैसे हमने माइक्रोस्पोरेंजियम के पढ़ा था, छोटे छोटे जो स्पोरेंजियम थे उसे हमने पॉलन बोल दिया था। मेगा है भाई, बड़ा है, इसे हमने क्या बोल दिया? ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम। अब ओव्यूल छोटा है, अटैच टू है प्लेसेंटा, विच मीन्स हमें एक स्टॉक चाहिए फ्यूनिकल, और जो कि द बॉडी ओव्यूल्स फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। देखो मैंने आपको क्या बोला, हमें प्लेसेंटा है, फॉर एग्जांपल ये प्लेसेंटा है, देखिए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो हमें ओवरी से जोड़ेगा। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये फ्यूनिकल है। ये जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये ये फ्यूनिकल हो गया, ये ओवरी हो गया। तो ये स्ट्रक्चर फ्यूनिकल को ओवरी से जोड़ रहा है, ये क्या हो गया? हाइलम। ठीक है, अब हाइलम रिप्रेजेंट जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ईच ओवरी हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड इंट्यूगमेंट्स। मैंने आपको बताया ओवरी के अंदर 2 प्रोटेक्टिव, आउटर, ऐसे देखो आउटर है ना, और इसी के ही एक इनर भी होता है, राइट। तो ये क्या हो गया? ये तो इनर हो गया, और ये क्या हो गया? आउटर हो गया। ठीक है, इसके अंदर बेटा मैंने छोटा बनाया डायग्राम, देखो इसके अंदर बच्चों, इसके अंदर भी बहुत सी चीजें आएंगी। यहाँ पर एक मान लो, एक छोटा सा एम्ब्रियो सैक है ना, है ना, और यहाँ पर इसकी न्यूक्लियस के सेल मान लो। ठीक है, बड़ा गुच्छो गुच्छो डायग्राम बन गया, वैसे मैं डायग्राम को समझा चुकी हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो, ईच ओव्यूल
इंट्यूगमेंट एनसर्कल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट द टिप, है ना, मैंने कहा था टिप पे नहीं होता, जिसे हम बोलते थे माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल रीजन के तुरंत अपोजिट है चलाचल, मैंने अभी आपको समझा दिया, राइट। एंक्लोज्ड विद द इंट्यूगमेंट इज द मास ऑफ सेल, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, इसके अंदर फूड रिजर्व होता है बच्चों, और ये नरिशमेंट में हेल्प करता है हमारे जो एम्ब्रियो हो रहा है ना, फीमेल गैमेटोसाइट होता है उसे। ओव्यूल एक सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है, इसे हम मेगास्पोर बोलेंगे। बेटा एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी मैं आपको, अभी नहीं है, मैं आपको जब वो आएगी वो बताऊंगी बात। मेगास्पोर जो है था, मेगास्पोरोजेनेसिस, जैसे मैंने आपको बताया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो मियोसिस से होता है, ये भी मियोसिस से होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर from megaspore mother cell is known as megasporogenesis. Ovule generally differentiate a single megasporogenesis mother cell into in the micropylar region, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट। मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ हेल्ड होता है, माइक्रोपाइल रीजन में, ठीक है। माइक्रोपाइल एंड बेटा अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक जो हमारा वो होता है सीड, फॉर एग्जांपल एक सेल अगर वो 4 में डिवाइड हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मियोसिस। अगर वो 2 में डिवाइड हो रहा है तो हम बोलेंगे माइटोसिस, राइट। तो अभी मैंने आपको एक चीज बताई, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस दोनों मियोसिस से होते हैं। मैम मियोसिस का मतलब तो वो 4 सेल देंगे ना, 1 2 3 और 4, तो इसका मतलब बट आपने भी बताया कि किसी किसी में एक भी हो सकती है, मैंने कहा बिल्कुल बात सही बात है। तो उन 3 का क्या हुआ बेटा, ये 3 ना डीजनरेट कर जाते हैं, समझ गए क्या हुआ। अब मैं आपको बताऊंगी आगे। हमने क्या किया, एक ये जो है ना, एक मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट करती है एक 4 में, बट वो क्या होता है ना, ये देखो मैं आपको दिखाऊं, ये तो खैर अभी तो ये तो वो दिखा रखा है कि उसको डेवलप कैसे करेंगे, बट इसका एक नीट का क्वेश्चन मैं आपको वो भी बताऊंगी, पहले आप थ्योरी पे आओ फिर मैं आपको ये समझाऊंगी। देखो, it is a large cell containing dense cytoplasm, prominent nucleus. The MMC undergoes meiotic division. नहीं दिख रहा, देखो, meiotic division, MMC undergoing meiosis. Meiosis resulted into 4 megaspores. मैम 4 से 3 कैसे हो गए, मतलब एक कैसे हो गया। मेजॉरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स में से वन ऑफ द मेगास्पोर फंक्शनल होता है, बाकी 3 क्या करते हैं, डिजनरेट कर जाते हैं, सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर रहता है जो कि डेवलप करता है फीमेल गमीटोफाइट में। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन ऑफ सिंगल मेगास्पोर इज नोन एज मोनोस्पोरिड। बेटा जो मैं इंपॉर्टेंट बात वहां बता रही थी वो ये रही, अगर एक सिंगल, मैं हटा देती हूँ सब चीजें, from the method of embryo sac formation of a single microspore stemmed from monosporic development। बेटा ये अभी नीट का सवाल है, ये सवाल आपको 5 मार्क्स 4 मार्क्स दे सकता है, 4 मार्क्स, मैंने 5 क्यों बोला, अगर छोड़ा हो गए तो गलत हो गया तो -1 0, मैं आपको बता रही 5 मार्क्स स्कोर करेगा आपके। तो बच्चों ये 4 मार्क्स अपनी यही स्कोर कर लो, मैंने आपको जो वो बताई है ना स्पोरोपोलिन इंटाइन वगैरह, वो भी ध्यान रखना, ये नीट में आया हुआ सवाल है, ठीक है। एक फंक्शन होती है बाकी सब डिजनरेट हो जाती है, इसे फंक्शन मेगास्पोर बोल देते हैं। अब आयो डायग्राम पे, अब समझ गए ना, थ्योरी समझ गए। अरे 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 अरे, अब समझते हैं इसके डायग्राम। इस चीज को मैं हटा देती हूँ, ठीक है। ये सब आप समझ गए होंगे खैर। अब देखो, एक एक मेगास्पोर मदर सेल है, मतलब एक फंक्शनल मेगास्पोर है, ये क्या करेगी, 2 में डिवाइड करेगी बच्चों, ये मैं आगे का बता रही हूँ आपको, ये 2 में डिवाइड करेगी, 2 बन गए, 1 और 2। ये बेटा ये 2 क्या करेंगे, आपस में फिर डिवाइड करेंगे। ये कौन सा डिवाइजन कर रहे हैं बेटा, मायोसिस। मैम अभी तो मियोसिस बता रहे थे बेटा, वो सब बात थी फंक्शनल मेगास्पोर बनने तक। अब आ जाएगा मायोसिस। मायोसिस क्यों, क्योंकि मायोसिस मतलब दो, एक सेल से 2 बनना, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये आगे का डेवलपमेंट हो रहा है, हमने मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर बना लिया है मियोसिस से। अब मेगास्पोर फंक्शनल जो ये मदर सेल होगी, ये करेगी मायोसिस करेगी, कितनी बार देखो, एक, दूसरी बार हो गया भाई, अलग अलग बार, ये तब बना मेगास्पोर टेट्राड, ठीक है, समझ गए। चलो जी, अब
एक दो, ये क्या हुआ? ये डेवलपमेंट है बेटा, ये डेवलपमेंट है। ये विदाउट सेल वॉल है, इसमें सेल वॉल अभी आई नहीं है। एक बार, दो बार, तीन बार। ये बेटा सिनर्जिड वगैरह मैं आपको सब बताऊंगी, इसमें सिनर्जिड का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो मैंने आपको बताया था ना, उल्टी फिगर है। ये क्या है? ये माइक्रोपाइलेट यहाँ दे रखा है, यहाँ पर ये उल्टा दे रखा है माइक्रोपाइलेट। ठीक है, तो सिनर्जिड किस साइड हो गए? ये हमारे माइक्रोपाइलेट की तरफ हो गई, ये सेंट्रल सेल हो गए हमारे दो, और ये क्या हो गए? एंटीपोडाल सेल्स। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो स्पेक इन द डेवलपमेंट। न्यूसेलस जो होता है, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, वो माइटोटिकली डिवाइड करता है टू फॉर्म टू न्यूक्लियस। क्या बोले मैम, समझाओ। न्यूसेलस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर कौन सा? जो चार बने से उनमें से एक डिवाइड करता है माइटोटिकली। माइटोटिकली मैम वो दो सेल वाला। ठीक है, दो न्यूक्लियाई बन गए उसका मतलब। ठीक है जी। विच मूव टू अपोजिट पोल्स। ठीक है जी, टू फॉर्म टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। टू मोर सिक्वेंटिक टू मोर sequential meiotic division occur. Formation of 4 nucleate and then 8 nucleate. तो इसका मतलब कितने हुए? 3 माइटोटिक डिविजन। मैं साइड में लिख दे रही हूँ, 2। इससे क्या हुआ? एक से बने दो, दो से बने चार, चार से बने 8। ये क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर होता है। इसके बाद दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द सेल फॉर्मेशन। मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, 8 न्यूक्लिएट जो स्टेज है, cell walls are laid down leading to the organization of typical female gametophyte और embryo sac। अब बेटा डिस्ट्रीब्यूशन देखो, मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। यह है माइक्रोपाइलर एंड, यह है चलाजल एंड। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास एक, दो और तीन सेल है। तीन सेल कैसे बेटा? दो तो हो गए हमारे सिनर्जिड। ये क्या हो गया? सिनर्जिड। ये क्या हो गया? सिनर्जिड। ये क्या है? हमारा जहां पर एग लोकेटेड है भाई। ठीक है, तीनों को एक साथ बोलेंगे एग अपैरेटस। यहाँ पर देखो, यहाँ ना कुछ ऐसे ऐसे ना फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है, इससे कहेंगे हम फिलीफॉर्म अपैरेटस। का क्या काम है? जब भी कोई पॉलन आएगा तो उसे गाइड कौन करेगा? एक की तरफ, यही फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, समझ गए। चलाजल एंड की तरफ हमारे आ गए तीन, दोबारा से तीन, हाँ जी तीन एंटीपोडाल सेल्स। बीच में आ गए दो न्यूक्लियस। समझ गए क्या? दो न्यूक्लियाई सेंटर में होती है, इसे कहेंगे हम पोलर न्यूक्लियाई। एग अपैरेटस के बिलो। मैम एग अपैरेटस तो ये रहा, इसके बिलो ये कैसे आ रहे हैं? क्योंकि बेटा मैंने आपको तभी बताया था कि इसकी ये एक्चुअल फिगर नहीं है। माइक्रोपाइलर रीजन हमेशा ऊपर होता है, तो इसके अगर हम अपोजिट देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसे 180 डिग्री घुमा देंगे फिगर को, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये नीचे चला जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। ये जो है ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। एग्जैक्टली exactly। हो गया? समझ आ गया? यहाँ पर ये एनसीईआरटी कंफ्यूज करती है बच्चों को। The three cells are grouped together at the micropylar end, जो कि egg apparatus बनाते हैं। The egg apparatus consists of two synergid, एक egg cell। synergids के बाद एक cellular thickenings होती है, जिसे हम बोल देते हैं माइक्रोपाइलर टिप से बनी हो। एट द माइक्रोपाइलर टिप पे होती हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस, जो कि गाइड करती हैं पॉलन ट्यूब को। अब थ्री सेल्स एट द चलाजल एंड को हमने क्या बोल दिया? एंटीपोडाल। ध्यान, अच्छा एक वो ट्रिक सी बताती हूँ मैम, कौन सा कहाँ पर है, कैसे याद रहेंगे बेटा? ए बी सी होता है, ए बी सी डी, राइट। ए के बाद सी ज्यादा क्लोज है ना, तो एंटीपोडाल किस साइड होंगे? सी के पास होंगे। तो मतलब चलाजल एंड के पास क्या होंगे? एंटीपोडाल। ए के बाद एम तो नहीं सकता ना, ए के बाद सी तो आएगा, तो ए के बाद क्या हो गया? सी आया, तो ये क्या हुआ? एंटीपोडाल। ठीक है, लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड हैज टू पोलर न्यूक्लियाई
और इसलिए हम इसे बेटा एनसीईआरटी में मार्क करो जल्दी से अपनी एनसीईआरटी में। इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट। 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड। मैम 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड कैसे? गिनना जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी न्यूक्लियस हो गई? 8 न्यूक्लियस हो गई। सेल्ड कैसे मैम? इधर देखो, 1 2 3 4 5। ये मैंने 4 5 गलत गिन लिया भाई साहब। ये न्यूक्लियस है, सेल तो ये एक ही है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेल ही तो हुआ। इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है ना, 1 2 3। सो 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। अच्छा, कोई ऐसे वैसे मेरे पीडीएफ अगर किसी को चाहिए हो, वैसे कोई लेगा ही क्यों? ये क्या है? कैसे कोई समझेगा? चलो बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए पॉलिनेशन पे आ जाओ। 3 टाइप की पॉलिनेशन है। नॉन मोटाइल गैमेट्स है, मैंने शुरू में बता दिया। पॉलिनेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कि हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है क्लियर। ऑब्जेक्टिव किस चीज का? फर्टिलाइजेशन का। स्टिग्मा ऑफ द देखो, पॉलन ग्रेन जो है अंदर से करे स्टिग्मा पे जाएंगे। कैसे होगा? एजेंट्स लेके जाएंगे पॉलिनेशन के थ्रू। पॉलिनेशन 3 तरीके का होता है, एक ऑटोगैमी, एक जिटोनोगैमी और एक जीनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है? जब सेम फ्लावर, सेम एंथर ऑफ द सेम स्टिग्मा पे हमारा जो है फ्लावर जो है लैंड कर जाता है। कंप्लीट ऑटोनॉमी इज रेदर रेयर। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट के सवाल है बच्चों में, जब बाबा बता रही हूँ ना मैं आपको बता रही हूँ। ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछते हैं। हम पूछते हैं हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग एंड हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। टेल मी विच इज करेक्ट एंड विच इज रॉन्ग। ठीक है। अब क्या हुआ? एक ऑटोनॉमी रेदर रेयर है। ठीक है। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर्स सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या होता है? जब मैं पॉलन और स्टिग्मा, पॉलन और स्टिग्मा साथ में रिसेप्टिव फर्टिलाइजेशन अपनी इस पे एज पे पहुंच चुके हैं, क्लोजली लाई करनी चाहिए। और सेल्फ पॉलिनेशन भी से हम कहते हैं। प्लांट्स जैसे बहुत इंपॉर्टेंट, वायोला, ऑक्सालिस, कॉमनलीना और कॉमन पेंसी। वायोला को क्या बोलते हैं? कॉमन पेंसी, ऑक्सालिस और कॉमनलीना। वायोला, ऑक्सालिस, कॉमनलीना, कॉमन पेंसी। वायोला, कॉमन पेंसी, ऑक्सालिस, कॉमनलीना। एग्जाम्पल याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पर्सपेक्टिव से। Chasmogamous flower which are similar to the flower of other species which is with exposed anther or स्टिग्मा। बेटा बेटा 2 तरीके के फ्लावर्स होते हैं, इसमें नहीं है बेटा, ऑटोगैमी में नहीं है, ये अलग से हमारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। 2 तरीके के फ्लावर होते हैं, कैस्मोगेमस और एक क्लिएस्टोगेमस। अब आपको याद कैसे रखना है, कैसा क्या है, मैं ट्रिक बता रही हूँ। क्लिएस्टो मतलब क्लोज। देखो, क्लोज में इसमें पूरे में लिखा है क्लोज। क्लोज की स्पेलिंग आ रही है CLOST, है ना। कैस्मो में क्या है? एच घुस गया भाई, यहाँ पर नहीं है ना, यहाँ पर एल है, नहीं है ना। समझिए, तो ये क्लिएस्टो का दिखाई रहा है कि भाई क्लोज्ड है। तो क्लोज क्लिएस्टोगैमस फ्लावर्स व्हिच कैन नॉट ओपन एट ऑल। In such flowers, the anther and the stigma lie together when anther dehiscence। बेटा ये क्या होता है कि एक फॉर एग्जांपल ये देखो, एक्सपोज्ड है ना इसके एंथर, इसे हमने क्या बोलते हैं? कैस्मोगेमस फ्लावर। कैस्मोगेमस, इसके जो ये अंदर फ्लावर है ना, रूट्स के अंदर, ये आप बाहर का कोई पॉलन या बाहर का कोई कैसे कोई फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता ना। क्लोज्ड है ना, एश्योर्ड सीड सेट है, बट इसके अंदर हो सकता है कोई पॉलन ना इससे इंटरेक्ट करे या फिर ये फर्टिलाइज ना हो सकता है, बट इसके अंदर होगा ही होगा क्योंकि ये क्लोज्ड सेट में है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है assured seed set, देखो ये लिखा है assured seed set है even in the absence of pollinators। इसके एडवांटेज देखो, एडवांटेज है कि assured seed set है। डिसएडवांटेज है कि कोई इसमें वेरिएशन आता ही नहीं है, इसके अंदर हो सकता है कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाए। Cleistogamous flowers are barely autogamous as there are no chance of the cross pollination landing on the stigma। क्लियर? चलो जी, अब जिटोनोगैमी और जीनोगैमी में आ जाओ। जिटोनोगैमी ट्रांसफर ऑफ pollen from the anther to the stigma of the same flower but different flowers।
एंड ऑल्दो ज़ीटोनोगैमी एक फंक्शनल क्रॉस पॉलिनेशन है कि भाई इसमें एजेंट्स वगैरह की जरूरत लग रही है, बट क्यों एक तरीके से हम इसे फंक्शनली बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर कोई भी वेरिएशंस नहीं आएंगी, जेनेटिकली डिफरेंट नहीं है ये, सेम ही तो हुए। जीनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of different flowers, गेटिंग इट? अब आ जाओ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पे। अब आ जाओ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पर। बेटा दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, एक अबायोटिक और एक अबायोटिक और एक बायोटिक। अबायोटिक मतलब जो हमारे बायोलॉजिकल हमारे तरीके से लिविंग नहीं है, राइट? लिविंग मतलब एक द सेंस लिविंग नहीं ही है। दो अबायोटिक फीचर्स हैं और एक बायोटिक फीचर्स है। अबायोटिक फीचर्स में क्या आ गया? विंड और वाटर। और बायोटिक में क्या आ गया? एनिमल्स। ये हमारे क्या है? एजेंट्स हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स और जो है वो बायोटिक एजेंट्स को ही यूज करती है, बायोटिक एजेंट्स को ही यूज करती है, बायोटिक एजेंट्स को ही यूज कर रही है। बार बार बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। बायोटिक फीचर्स कौन से हो गए? एनिमल्स, ठीक है। कुछ स्मॉल पोर्शन ही होता है जो कि बायोटिक एजेंट्स को यूज करता है। pollen grains coming in contact with the stigma is the chance of a factor, तो इससे बोथ वाटर एंड विंड पॉलिनेशन एक तरीके का चांस ही तो है। To compensate their uncertainties and associate the loss of pollen grains, the flower produce a number of pollens. बेटा जरूरी तो नहीं है कि हर पॉलन जो है आपका स्टिग्मा पे जाके लैंड हो ही जाए, हो सकता है ये उड़ के नाली में गिर जाए। मतलब कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए बहुत सारे पॉलेंस का प्रोडक्शन होता है, राइट? पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग्स द अबायोटिक फीचर, मतलब दो ही तो अबायोटिक है एनसीईआरटी, दो ही अबायोटिक फीचर्स हैं, एक वाटर और एक विंड, तो उसमें विंड ज्यादा हमारी कॉमन है। मतलब विंड, बेटा ध्यान देखो, एक तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, एक ऑर्डर बता रही हूँ। सबसे ज्यादा यूज आएगा हमारा बायोटिक फीचर, एनिमल वाला फीचर। दूसरा आएगा हमारा विंड, फिर आएगा वाटर। विंड पॉलिनेशन रिक्वायर्स द pollen grains to be light and non-sticky। लाइट नॉन स्टिकी होना जरूरी है पॉलन ग्रेन का, कि भाई हवा में उड़ रहा है, कुछ चीजें वो चिपक गया, अरे ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। हवा में उड़ने लायक तो हल्का हो, ट्रांसपोर्ट हो जाए विंड करंट्स में, वेल एक्सपोज डायमंड्स चाहिए। ऐसे हो कि अगर यहाँ से कोई उड़ता उड़ता पॉलन आ रहा है तो इसमें इसके जाल में फंस जाए, ठीक है। एयरबॉर्न pollen grains के लिए इजीली ट्रैप हो जाए। विंड pollinated flowers are often have single ovule in each ovary and numerous flower packed into the inflorescence। इम्पोर्टेंट देखो, पॉलिनेटेड फ्लावर्स, जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, सिंगल ओव्यूल होता है उनके अंदर, ईच ओवरी में सिंगल ओव्यूल होता है और नंबर ऑफ फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। क्या बोलना चाह रहे हैं बेटा? एक ओवरी है, नंबर ऑफ फ्लावर्स एक साथ अटके हुए हैं, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये अलग अलग फ्लावर है भाई, एक ही ओवरी है बट नंबर ऑफ फ्लावर्स है। समझ गए? एक ओवरी है, एपोकार्पस है। एपोकार्पस क्यों बोला मैम आपने? सेम तो इसमें बताया मल्टीकार्पेलरी है, राइट? हर एक के पास अपने अपने हैं ओवरी, बट इकट्ठे फ्लावर्स हैं, ठीक है। एपोकार्पस तो है बट ये मल्टी कार्पेलरी, समझ गए ना? समझ गए? कोई भी डाउट हो, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। स्टडी डॉन आर ऑलवेज देयर फॉर हेल्पिंग यू गाइस, ठीक है। The ears you see nothing but the stigma and style which have the wind to trap pollinated grains. Wind pollination is quite common in the grasses. Mark, 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 mark. Important, 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 important. क्या बोला? एनसीईआरटी बोली कि विंड पॉलिनेटेड जो होते हैं, पॉलिनेशन वो कॉमन है ग्रासेस में, ग्रासेस में ही होगी बच्चों ज्यादातर।
मैं आपको प्रॉपर एनसीईआरटी से इसलिए ही समझाती हूँ, या फिर आपको 7th या 8th का कंटेंट जो है वो एनसीईआरटी में ही या फिर आपको ऐसे चैप्टर्स में क्यों मिलता है, बिकॉज वी वांट यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन। हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, फॉर दैट यू हैव टू कमेंट नोट्स एंड वी विल प्रोवाइड यू नोट्स। इफ यू वांट सम क्वेश्चंस वी कैन प्रोवाइड यू सम क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप चाहो तो चैप्टर नंबर 1 आप डालना टाइप में। कि आप वैसे तो नोट्स की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सब चीज मार्क कराते हुए चल रही हूँ और इस समय नोट्स का कुछ है ही नहीं बच्चों। आपको क्वेश्चंस जानने हैं कि भाई नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दीजिए मैम, तो आप ना टाइप कर दीजिए कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दीजिए। पर्टिकुलर चैप्टर्स के भी कर सकते हैं हम यूनिट वाइज भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। जस्ट कमेंट डाउन एंड आई विल प्रोवाइड यू दैट। ठीक है, इस समय वी नीड टू काम डाउन एंड जस्ट गुड गो फॉर द प्रैक्टिस। 21 की तारीख मिल गई है, 19 आज हो गई है हमारे पास। एक महीने से एक दो दिन ही ज्यादा है, उसके लिए आपको मॉक टेस्ट के लिए भी निकालने हैं, तो वी विल हैव टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, राइट। बाय द वे इस वीडियो पे आपका सपोर्ट मेरे को बहुत अच्छा चाहिए, जिससे मैं आगे अपनी वीडियोस के लिए और मोटिवेशन ला सकूं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स आर लिमिटेड एंड इज अबाउट 30 जॉनरा। ये कहाँ से आ गया मैडम? बेटा वाटर पॉलिनेशन मैंने आपको बताया सबसे कम होता है, इसलिए रेयर भी होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स सिर्फ और सिर्फ जो वाटर पॉलिनेशन है ना बेटा, लिमिटेड होता है सिर्फ और सिर्फ 30 जनरा तक, जो कि ज्यादातर मोनोकॉटिलिडन्स ही होते हैं। ठीक है, as a agent, as against this, you would recall the water is a regular mode of transport for the male gametes along by the lower plant groups such as algae, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। ये कौन सा आ गया बच्चों? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम इन्वॉल्व इन द क्लास 11th, हमारा बायोलॉजी। इंपॉर्टेंट है पढ़ना क्लास 11th को। बोलोगे तो अगला चैप्टर 11th का ही लेंगे। बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ वाटर एंड द ट्रांसफर ऑफ द मील गैमीट एंड अब देखो एग्जांपल देखो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के। वेलिसनेरिया बेटा नीट का एग्जांपल है, ये आपको बता रही हूँ नीट क्वेश्चन है ये, ज्यादातर ध्यान से बिल्कुल ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है ये। वेलिसनेरिया एंड हाइड्रेला विल विच ग्रो इन द फ्रेश वाटर्स। फ्रेश वाटर एग्जांपल कौन से? वेलिसनेरिया और हाइड्रेला। वेलिसनेरिया हाइड्रेला फ्रेश वाटर, वेलिसनेरिया हाइड्रेला फ्रेश वाटर, वेलिसनेरिया हाइड्रेला फ्रेश वाटर, वेलिसनेरिया हाइड्रेला फ्रेश वाटर। मेराइन सी ग्रासेस कौन सी हो गई? जोस्टेरा, जोस्टेरा, जेड। बेटा इसका एग्जाम इसकी एक ट्रिक सिखा रही हूँ, जोस्टेरा सी वाटर, जेड, देखो जेड सी वाटर। ठीक है, बाकी वेलिसनेरिया और हाइड्रेला कौन सा है? हमारे फ्रेश वाटर है। समझ गए? In majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, ये कौन से aquatic प्लांट का आपको बताया हुआ है? इसके फ्लावर्स क्या हैं? जैसे सी लेवल है ये, तो इसके ऊपर आ जाता है इसका फ्लावर। तो ये क्या होता है? वाटर में उगते हैं बट पॉलिनेट होते हैं या तो इंसेक्ट से या फिर विंड से। वाटर हाइसियांथ वाटर लिली, बेटे जिसके अंदर वाटर लगाओ ना वो विंड से होगा। समझ गए? ये भी एक ट्रिक बता दी, वैसे बताने नहीं चाहिए आप लोगों को। अरे नहीं नहीं कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग को नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे। चलो भाई, Vallisneria, the female flower reaches the surface of water by long stalk and the male flower or the pollen grain are released onto the surface of the water। बेटा क्या बोल रहा है? वेलिसनेरिया के बारे में बात चल रही है। वेलिसनेरिया और हाइड्रेला हमारे कौन से हैं? फ्रेश वाटर। तो इन्होंने बताया कि हमारे वेलिसनेरिया की जो फीमेल फ्लावर है ना, वो सरफेस पे रीच कर जाती है लॉन्ग स्टॉक की वजह से। फीमेल फ्लावर, जो मेल फ्लावर होता है उसका पॉलन जो रिलीज होता है वो सरफेस ऑफ वाटर पे आ जाता है। ये फीमेल फ्लावर है, ये तो हमारा टॉप ऑफ द सरफेस आई गई है। पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज होके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, दोनों मैच हो गए। बेटा ये सब बहुत रेयर होता है, ये एकदम से हो मतलब आप समझ रहे हो कि इट्स लाइक वेरी रेयर। ठीक है, क्योंकि ये वाटर करंट से कैरी हो जाता है। जैसे यहाँ पर पॉलन ग्रेन गिरा फॉर एग्जाम्पल, तो ये यहाँ पर से ये पॉलन ग्रेन गिरा,
ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये कोई फॉर एग्जांपल ये एक जस्ट अ मिनट गाइस, ये देखो ये गिरा, तो ये क्या हुआ, ये वाटर करंट बह रहा है, तो इसको ये लहराते हुए ले गया, ठीक है। Some of them eventually reaches the female flower and the stigma, and the another group of water pollinators such as sea grasses. Sea grasses में क्या आता है, जोस्टेरा। इसमें क्या होता है कि जोस्टेरा में क्या होता है, फीमेल फ्लावर्स सबमर्ज्ड रहती हैं वाटर में। इसमें क्या होता है, ऊपर आ जाती है, बट इसमें सबमर्ज्ड रहती है वाटर में। जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो इनसाइड द वाटर ही रिलीज हो जाते हैं। pollen grains in many in these species are long and ribbon line। बेटा pollen grain की बात कर रही हूँ मैं, लंबे हैं और एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर है। दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, सम ऑफ देम रीचेस द pollen द स्टिग्मा एंड अचीव द pollination। pollen grains पानी से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को गीला होने से, मिसलेनियस कवरिंग होती है बच्चों के अंदर। उसके ऊपर कैसी कवरिंग होती है, अगर ये pollen है तो उसके ऊपर एक मिसलेनियस सी कवरिंग हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ो, और हम लोग ये देखेंगे कि अब हमने ये देखा कि भाई विंड में क्या नेसेसरीज है ना, और हमारी वाटर में क्या नेसेसिटीज है। बट अब हमें ये देखना है कि नेसेसिटीज थी, बट ऐसे नहीं थी जैसी हमारी नॉर्मल बायोटेक फॉर्चर में से होती है। ऐसा क्यों, कि बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स के पास, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग ऑफ द पेज में, बहुत सारे एड्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो बीज, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल, वॉस्प, एंड्स, मॉथ, बर्ड, सनबर्ड, ह्यूमिंगबर्ड एंड बैट्स अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर से, एजेंट्स बन जाते हैं। among the animals, insects, particularly bees, important, particularly bees डोमिनेट करती हैं बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। सबसे ज्यादा बीज कराती हैं हमारा पॉलिनेशन। अब देखो लार्जर एनिमल सच एज हमारा लेमूर हो गए, एब्रियोल हो गया, या फिर रोडेंट्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, हमारे सारे लिजर्ड्स वगैरह हो गए, गार्डन लिजर्ड, गेको लिजर्ड, how have also have been reported as the pollinators in some species। इसका बेटा ये देख लो, ये जो है ना हमारे पास, आपको मैं इसको दिखा देती हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ फॉर यू गाइस। ये जो है ना, हम लोग अगर इसकी बात करें पहले वाले की, आप ये वाला डायग्राम जरा ध्यान से देखो, ये वाला। तो ये जो है ना, ये वाटर में पॉलिनेट हो रहा है बेटा, ये दोनों वाटर में पॉलिनेट हो रहे हैं और एक इंसेक्ट में पॉलिनेट हो रहा है। अरे गाइस, ये मैंने किया ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इसे हटा देते हैं, रब कर देते हैं, छोड़ो। ये जो है ना बच्चों, ये सब क्या है, ये हमारा इंसेक्ट पॉलिनेटेड है, और ये क्या है, हमारा वाटर पॉलिनेटेड है। इसकी जो फीमेल फ्लावर होती है ना, ये ऊपर सरफेस पे पहुंच जाती है। किसमें सरफेस में पहुंच जाती है, जल्दी बताओ, कौन सा फीमेल फ्लावर सरफेस पे पहुंच जाता है, वेलेस्नेरिया और हाइड्रेला, क्योंकि वो सी ग्रासेस नहीं है, राइट। ये देखो, ये स्टिग्मा है, इंसेक्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं इसके ऊपर जो फ्लावर है, ये इसके, समझ रहे हो ना आप, ये मैं डायग्राम समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप समझ रहे हो, गेटिंग इट, समझ गए। ये जो आपको इंसेक्ट के ऊपर ये मेल फ्लावर दिखा रखा है, इसका मतलब है कि जो एजेंट्स हैं दे आर प्रोवाइडिंग द पॉलेंस। बीज की स्पेशली फोटो क्यों लगा रखी है बच्चों, बीज इज द मेजर पॉलिनेटर, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आ जाओ, अब इधर देखो, ऑफन flowers of animals pollinated plants are specially adapted to particular species of animals. Majority of insect pollinated pollinated flowers are large। क्या क्या होते हैं, लार्ज होता है, कलरफुल होता है, फ्रेगनेंट होता है, रिच नेक्टर में रिच होता है, फ्लावर स्मॉल होते हैं, नंबर ऑफ फ्लावर्स होते हैं, एक तरीके से क्लस्टर में इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था। एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं कलर देख के, फ्रेगनेंस देख के, फ्लावर्स ऑफ द पॉलिनेटेड बाय, अब देखो यहाँ तक सही था कि भाई सुंदरता के बारे में दिखा रहे हैं, बट मैम अपने ऊपर बताया था कि फ्लाइज और बीटल्स और
ये सब लोग भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये तो सुंदरता को नहीं देखते। बच्चों, ऐसे अगर सुंदरता को नहीं देखेंगे तो हमारे जो है फ्लावर्स सिक्रीट करते हैं फाउल ओडर इन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। अब एनिमल विजिट्स द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड। अब फॉर एग्जांपल, अब कोई एनिमल आ रहा है फ्लावर पे पॉलिनेशन के लिए, तो इसको बदले में क्या मिल रहा है? इसे मिल रहा है नेक्टर, इसे मिल रहा है पॉलिनेशन। समझ गए? अब ये एक तरीके का फ्लोरल रिवॉर्ड है। नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर यूजुअली द फॉरन। अब मैम नेक्टर तो सही थी, पॉलन ग्रेन कैसे? बेटा ये लोग खा जाते हैं, इन्हें भूख लग जाती है तो पॉलन ग्रेन को खा जाती है, तो एक तरीके का ये भी खाना हो जाता है, तो इसलिए फ्लोरल रिवॉर्ड बोल देते हैं। वैसे तो इन्हें खाना नहीं थी। वो भी आगे पढ़ेंगे कि एक तरीके से रॉबिंग कहते हैं। ठीक है। अब देखो, in contact with the anther and the stigma, the body of animal gets a coating of pollen grains, which is generally sticky in the animal pollinated flowers. मैंने आपको बताया विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में हमारा जो है पॉलन ग्रेन स्टिकी नहीं होते, बट एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स में हमारे पॉलन जो है स्टिकी होते हैं, क्योंकि उन्हें एनिमल से चिपकना है, और एनिमल जब उड़ेंगे तो उनके आसपास में जो पॉलन ग्रेन होंगे वो एक दूसरे पे बिखरेंगे, दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो उसके स्टिग्मा बिगड़ जाएंगे। इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट। सम फ्लावर स्पीशीज में रिवॉर्ड के तरीके से हमें एक सेफ प्लेस मिल जाती है एनिमल्स को, जिससे वो अपने अंडे वहां दे सके। एग्जाम्पल देखो, टॉलेस्ट फ्लावर है उसे कहते हैं अमोर्फोफलीस, 6 फीट का होता है हाइट में। फ्लावर, टॉलेस्ट फ्लावर। एक सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट होती है मॉथ और उक्का में। ये क्या होता है? युक्का क्या करता है? देखो देखो, मॉथ एक तरीके का क्या करता है, वो अपना जो एग्स होते हैं ना वो लोक्यूल में दे देता है युक्का के, युक्का फ्लावर के, और पॉलिनेशन कर देता है। तो जब तक हमारा जो है लार्वा डेवलप होता है या फिर सीड स्टार्ट हो जाती है डेवलपिंग में, तब तक वो इतना मैच्योर हो जाता है कि वो निकल जाता है। समझ रहे? नहीं भी निकलता है तो वो इवेंचुअली उसका एंडोस्पर्म वगैरह ये लोग जो है डाइजेस्ट हो जाता है। मतलब इट्स लाइक अ ओके ओके, लाइक ठीक है, समझ गए ना आप? अब व्हाई डोंट यू ऑब्जर्व सम फ्लावर्स? अब देखो यहाँ पर लिखा है पॉलिनेटर रॉबर्स, पॉलिनेटर रॉबर्स। अब ये हमने क्या देखा कि ये सब पॉलिनेटर्स हो सकता है चुरा लें और हमारा काम ना करें, इन्हें हम बोल देंगे पॉलिनेटर रॉबर्स। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस बच्चों, अब देखो बच्चों प्लीज ध्यान लगा के पढ़ लो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, डेट बहुत क्लोज है डी नीट की, तो यू नीड टू हैव सम फोकस। ठीक है? ब्रेक नहीं मिलेगा क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है। आप इसे स्टॉप करिए, अपना काम करिए और जो है वापस आइए और इसे कंटिन्यू करिए। एंड आई थिंक दैट आपको इसे 2x की स्पीड पे देखना चाहिए, अगर आपको बस रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो, बिकॉज मैं इसमें मेजर मेजर चीजें मैं आपको सब चीज समझा ही रही हूँ इन डिटेल। सो लेट्स मूव अहेड। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं hermaphrodite flowers and grains are likely to come in contact with the stigma and the stem of flower. Continued self-pollination results in the inbreeding depression. जब एक ही फ्लावर से सेम स्टिग्मा सेम जो है वो गिरते रहेंगे, then it will cause inbreeding depression. जब आपको कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं मिलेगी तो आपको क्या हो जाएगा, कोई फ्लावर को, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपको एक तरीके से इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज कर देगा। मैम ये हार्माफोडाइट का मतलब क्या है? ये हार्माफोडाइट का मतलब क्या है? हार्माफोडाइट का मतलब है टू, इट्स लाइक व्हाट आर hermaphrodite flowers? They are unisex, they are bisexual flowers, like they contain both male and female। समझ गए? तो इट इज लाइक बाइसेक्सुअल, जिसमें कि दोनों हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ने, हमारा ये पॉलन आ गया और ये हमारा स्टिग्मा। हर्माफ्रोडाइट का मतलब समझ गए? फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू एनकरेज सेल्फ पॉलिनेशन। सबसे पहले सिंक्रोनाइज नहीं होते, मैं आपको सुबह से मार्क कर रही हूँ,
या तो स्टिग्मा का पहले रिलीज हो जाएगा या फिर पॉलन रिसीव करने लायक नहीं है, मतलब वो मैच्योर नहीं हो पाते, सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता इन लोगों का डिफरेंट पोजिशंस पे, जिससे कि पॉलन एकदम से इतना क्लोज ना हो कि तुरंत ही गिर जाए, तुरंत ही वो हो जाए। समझ रहे? ये ऑटोगैमी को प्रिवेंट करता है, दोनों डिवाइसेस, कौन से, सिंक्रोनाइजेशन और डिफरेंट पोजिशन। थर्ड डिवाइसेस है इनब्रीडिंग इन सेल्फ कंपैटिबिलिटी। देखो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, यस देखो ये नीचे लिखा हुआ है ना, ये जो नीचे आपको दे रखा है ना, इसमें आप समझोगे कि पॉलन जब भी कोई स्टिग्मा पे गिरता है ना, तो पॉलन पहले उससे कुछ इंटरेक्ट करती है, केमिकल इंटरेक्शन होता है पॉलन और पिस्टल में। तो अगर इससे सही लगा ये पॉलन, तो ये अपना फर्टिलाइज कर जाएगी, अगर नहीं लगा तो नहीं करेगी। अब इसे पता लगेगा जब ये खुद के ही फ्लावर का है, तो वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी दिखा देगी कि भाई मैं तो मैं करूंगी ही नहीं। समझ गए? फर्टिलाइज करूंगी ही नहीं। अनदर डिवाइस क्या है कि आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन करो, हार्माफोडाइट फ्लावर्स का नहीं करो, हार्माफोडाइट का नहीं करो। अब जैसे फॉर एग्जांपल सेम प्लांट पे हमारे बोथ है, मेल भी है फीमेल भी है, तो आप क्या करो, आपको मैं आगे सिखाऊंगी कि यू कैन गो फॉर, जब एंथर को आप निकाल सकते हो, और सिर्फ और सिर्फ वो भी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मोनोशियस फ्लावर्स होते हैं, कैस्टर और मेस। बेटा इंपॉर्टेंट 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 नीड का देखो, कैस्टर एंड मेस क्या है, मोनोशियस फ्लावर है। कैस्टर और मेस मोनोशियस हैं, प्रिवेंट करते हैं ऑटोगैमी, बट जेटोनोगैमी नहीं प्रिवेंट कर सकते। पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम ऑन डिफरेंट, सो दे आर डायोशियस। इससे बोथ ऑटोगैमी और जेटोनोगैमी प्रिवेंट हो जाती है। ठीक है, अब देखो पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन। Pollination does not guarantee the right type of pollen, compatible pollen from the same species to the same species stigma. करेक्ट? हो सकता है कि एक पॉलन दूसरी स्पीशीज का गिर जाए। Pollen of the wrong type of either different species of the same plant, it is self incompatible. Different species अगर कोई pollen गिर जाएगा तो क्या वो fertilize कर लेगा? नहीं, नहीं ना, obviously नहीं ना। Now they have some chemical interaction to find out is they correct, are they correct or not. ठीक है, अब ये देखो, हमें एक पॉलन ग्रेन दिखा रखा है जो कि जनरेट कर रहा है स्टिग्मा को। दूसरा है पॉलन ट्यूब्स जो ग्रो कर रही हैं स्टाइल में। थर्ड में आप ये देखोगे कि पॉलन ट्यूब्स, ये पॉलन ट्यूब है, ये एंटीपोडाल है, ये हमारा एग अपैरेटस है, ये हमारा पोलर न्यूक्लियाई है, और ये सब क्या है, पॉलन, ये जो है ना, ये सब जो है ना, ये पॉलन ट्यूब है, ये लाल वाली पॉलन ट्यूब है। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, मेल गैमीट मैंने आपको बताया था, टू भी हो सकते हैं और थ्री भी हो सकते हैं। तो ये समय आ चुका है समझने का कि टू या थ्री कैसे हो सकते हैं, बट स्टिल आप इसे अभी थ्योरी में समझो। If the pollen is of the wrong type, the pistil rejects the pollen by preventing the pollen germination of the stigma of the flower pollen tube growth in the style. सही बात है, अगर दूसरी टाइप का pollen है तो वो नहीं करेगी, एक्सेप्ट ही नहीं करती। The dialogue mediated by the chemical component of the pollen interaction with those of a pistil, अभी तक हम उस कंपोनेंट को पहचान नहीं पाए हैं कि वो क्या बात होती है, केमिकल इंटरेक्शन कैसे होते हैं। अगर हम केमिकल इंटरेक्शन को पहचान जाए तो हम लोग नई नई स्पीशीज डेवलप कर सकते हैं। Pollen tube grows through the tissue of the stigma style and reaches the ovary. You would recall that some plants pollen grains are shed in two cell condition, जैसे vegetative और generative. Such plants, the generative cell divides and form two male gamete. तो इससे क्या होगा, तीन, एक वेजिटेटिव सेल था, एक जनरेटिव सेल था, ये एक है और ये दो है। अब ये जब दो में डिवाइड कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक, दो और तीन, तीन हो जाएगा ना। So in plants which shed the pollen three cell condition, the pollen tubes carry two male gametes from the beginning. अगर दो मेल गैमेट्स है तो pollen ट्यूब में ही वो थर्ड डिविजन अपना कर लेता है। Pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropyle region and one of the synergid from the filiform apparatus जो मैंने आपको सिखाया था।
ये सारी जो सिनर्जिड्स है वो हमारी एंट्री कराती है, गाइड करती है पॉलन ट्यूब को, राइट, कि वो एग एपेरेटस तक पहुंच जाए। ये सारे इवेंट्स फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा एंड एंटर्स द ओव्यूल, जब तक वो ओव्यूल में घुस नहीं जाता, इसे हम बोल देंगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब as pointed out earlier, pollen and pistil interaction is a dynamic process. प्रमोशन और इनहिबिशन हो सकता है पॉलन का। अब मैंने आपको बताया, अगर हमें वो पता लग जाएगा कि कौन से केमिकल वो यूज कर रहे हैं, क्या बातें चल रही हैं, केमिकल कैसी बातें चल रही हैं, तो हम लोग उसे जाहिर से अपनी डिजायर्ड हाइब्रिड बना सकते हैं। अब आ जाओ, ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, कि आप पढ़ लेना अपने आप, इट्स अ होमवर्क, इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट कि आप कैसे अपना एक साइड, एक तरीके से पॉलन ट्यूब ग्रो कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे कि अ ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑफन जेनरा, इसे हम बोल देते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। एक मेजर अप्रोच है क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम की। क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट is important to make sure that only desired pollens of the grain are used for the pollination and the stigma is protected from the contamination. Contamination क्या? Unwanted pollen उस पे ना गिर जाए। देखो मैंने आपको बताया था कि जिसमें आप यंग एंथर को हटा देते हो, इसे कहते हैं इमैस्कुलेशन। और जब आप अपनी स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करते हो अनवांटेड पॉलन से, कवर कर देते हो उसे, तो उसे हम बोलते हैं बैगिंग टेक्निक। इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट, इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, आपको यंग एंथर जब रिमूव करने होते हैं विद द पेयर ऑफ फोर्सेप्स, तो उसे हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। Emasculated flowers are half covered with a bag of suitable size, जल्दी बटर पेपर से बने होते हैं वो, अनवांटेड पॉलन्स पे नहा गिरे, इसलिए हम बोलते हैं बैगिंग। When the stigma is bagged, retained receptivity, the major pollen grains collected from the anther of the male flower are dusted on the stigma. जो हमारे डिजायर्ड हमारे पॉलन से, हम उस पे उसे गिरा देते हैं और फिर से उसे कवर कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं रीबैगिंग, ठीक है। अब आ जाओ डबल फर्टिलाइजेशन पे। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ठीक है जी, डबल फर्टिलाइजेशन। जैसे ही आफ्टर एंटरिंग सिनर्जिड, जैसे ही पॉलन ट्यूब सिनर्जिड में एंटर करता है, पॉलन ट्यूब रिलीज कर देता है दो मेल गैमीट। किसमें? साइटोप्लाज्म में सिनर्जिड के। बताओ, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में ये अपने दोनों मेल गैमीट को ड्रॉप कर देता है। एक मेल गैमीट तो क्या करता है, जाता है टुवर्ड्स एक्सेल और फ्यूज कर जाता है विद इट्स न्यूक्लियस। इससे क्या हो गया, कंप्लीट कर देता है अपनी सिनगैमी और रिजल्ट करता है एक डिप्लॉयड सेल फॉर्मेशन में, जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। भाई फीमेल और मेल जब गैमीट मिल जाएगा तो इसे जाइगोट बोलेंगे। जो दूसरा मेल गैमीट होता है वो पोलर न्यूक्लियाई की तरफ बढ़ता है, जो कि सेंट्रल सेल में फ्यूज होता है और फ्यूज होके उस पर बना देता है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बना देता है? ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पीईएन। एक तो फ्यूज कर गया इसके साथ, एक फ्यूज कर गया नीचे जो एक्सेल था इसके साथ, 11 एक्सेल। को बाबू वही वाली याद रहता है जिसमें कि वो यहाँ पर वो होता है ना, माइक्रोपाइलेशन, बट ओके चलो। अब यहाँ देखो, दो टाइप के फ्यूजन हुए, एक हुआ सिनगैमी और एक हुआ ट्रिपल फ्यूजन। तो ये जब फ्यूज हुआ, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एक साथ फ्यूज हुए, इसे हमने ट्रिपल फ्यूजन बोला। और जब सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन एक साथ होता है, इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सेंट्रल सेल आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स द प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। सेंट्रल सेल, जब हम लोग उसमें जगह सेंट्रल सेल के साथ एक मेल गैमेट जुड़ गया, इसलिए हमने उसे बोल दिया प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। और डेवलप कर जाता है वो एंडोस्पर्म में, जो कि सीड्स को, एम्ब्रियो को, जायगोट को एम्ब्रियो में बनाने में हेल्प करेगा। अब बच्चों आ जाओ दोबारा से हमारे डायग्राम पे, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट।
जैसे ही हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ ये सब चीज डीजनरेट होनी शुरू हो जाएगी। कौन सी देखो, सिनर्जिड्स डीजनरेट कर जाएंगे, एंटीपोडाल सेल्स हमारे डीजनरेट कर जाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बन गया हमारा, ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बन गया, जायगोट बन गया, 2n, जायगोट डिवाइड होगा, अब वो बनेगा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में, इसे बोलेंगे हम ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, इसे बोलेंगे हम हार्ट शेप एम्ब्रियो। इसके अंदर जो ये छोटी सी चीज है ना इसे बोलेंगे सस्पेंसर, इसे क्या बोलेंगे हम, मैच्योर एम्ब्रियो, या मैच्योर हमारा जो भी एक फ्यूजन हुआ है उसका मैच्योर्ड वर्जन। ठीक है, चलो जी, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन, द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। अब देखो हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमारा एंडोस्पर्म पढ़ना है हमें, ठीक है, हमें एम्ब्रियो पढ़ना है, हमें सीड पढ़ना है, और हमें पढ़ना है आखिर में हमारा एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोगेनी। ठीक है, ये हमारे लास्ट दो पॉइंट्स, दो टॉपिक बचे हैं और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेट्स कम बैक टू अवर पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। चलो बच्चा जी, हम लोग अब बढ़ते हैं हमारे डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन पे, कि फर्टिलाइजेशन के बाद ऐसे क्या चेंजेस हो रहे हैं, ऐसी क्या हरकतें हो रही हैं, क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्या स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है। तो बच्चों देखो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन आते हैं कुछ चेंजेस। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, जो हमारे ओव्यूल होंगे वो सीड में बन जाएंगे, हमारी ओवरी जो होगी वो फ्रूट में बदल जाएगी। अब ये इंपॉर्टेंट है नीट पर्सपेक्टिव से, इसे मार्क कर लो तुरंत, इंपॉर्टेंट। ओव्यूल बनेगा सीड और ओवरी बनेगा फ्रूट। ओव्यूल का था अंदर वाला पार्ट, ओवरी क्या था उसमें न्यूक्लियस, इंटेगुमेंट्स, हमारी सब चीज आ रही थी, राइट। तो ये क्या होगा, फ्रूट का खाने वाला पार्ट बनेगा हमारा ओवरी, और हमारा ओव्यूल क्या बनेगा, जो हमारा मेल गैमेटोफाइट था वो बने, फीमेल गैमेटोफाइट था वो हमारा बनेगा सीड। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं इन्हें। बेटा इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ डिवाइड करो, ओव्यूल सीड ओवरी फ्रूट, ओव्यूल सीड ओवरी फ्रूट। ठीक है, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पहले हो जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट से। क्यों बेटा, जब तक कोई, फॉर एग्जाम्पल एकदम चलते हैं, किसी को कुछ अभी हम फॉर एग्जाम्पल कोई एक बेबी बॉर्न हो रहा है एक फैमिली में, अगर उनके पास कोई रिसोर्सेज है ही नहीं जो उस बेबी को प्रोवाइड कर सके, सो देयर इज, बेबी को जब वो आएगा तो वो प्रॉब्लम होगी, राइट। तो इसलिए हमें जरूरी है कि हम एटलीस्ट जो रिसोर्सेज बेबी के लिए जरूरत है हम एडवांस में ला के रखें, जिससे कि जब बेबी आएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल बेबी आ गया और रिसोर्सेज है ही नहीं, तो कैसे सरवाइव करेगा बेबी, राइट। एग्जैक्टली द सेम इज विद एम्ब्रियो। सीड, हमने एम्ब्रियो तो बना लिया बट उसके खाने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जो चीजें चाहिए वो हम पे है ही नहीं, तो दैट विल सफर ना। इसलिए हम लोगों को पहले खाना अरेंज करना है, उस एम्ब्रियो को डेवलपमेंट कराने के लिए जो जो चीज हमें फूड रिजर्व इंपॉर्टेंट, हमने पहले वो डेवलप किया, फिर एम्ब्रियो डेवलप किया। एंडोस्पर्म एक्ट एज अ हमारा रिजर्वॉयर, द फूड रिजर्वॉयर which helps in the nutrition development of the embryo। ठीक है, अब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डेवलप्स, डिवाइड्स रैपिडली एंड फॉर्म्स ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यू टिश्यू। सेल डेवलप होकर क्या बनेंगे बच्चों, टिश्यू बनेगा। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल, जैसे मैंने आपको बताया, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, बिल्कुल एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया। कॉमन टाइप के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है, पीईएन अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। एकदम से न्यूक्लियस न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है बट कोई सेल वॉल नहीं बन रही है, जैसे हमने बोल दिया फ्री न्यूक्लियाई। दिस स्टेज इज नोन एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। Subsequently, cell wall formation occur and the endosperm becomes cellular. The number of free nuclei formed before the cellularization varies greatly बच्चों। हो सकता है इतने सारे न्यूक्लियस हो जाए सब पे सेल वॉल ना आए। एग्जैक्टली तो जो आप वाटर पीते हो ना कोकोनट का,
कोकोनट वाटर जो आप पीते हो दैट आर नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर, सिर्फ बस न्यूक्लियर जो डेवलपमेंट हुई थी ना स्टार्टिंग में, वो है पानी। और जो उसके आसपास आप कर्नल देखते हो ना, जो व्हाइट कलर की मलाई कहते हैं ना हम उसे, व्हाइट कलर की जो मलाई से निकलती है कोकोनट में से, उसे जो व्हाइट कर्नल जो होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, जो जिसपे सेल वॉल आ गई है। पानी क्या है? फ्री न्यूक्लियाई। और सेलुलर एंडोस्पर्म क्या है? वो मलाई जो हम लोग निकालते हैं कोकोनट में से। एंडोस्पर्म कैन ईदर बी कंप्लीटली कंज्यूम, एम्ब्रियो हो सकता है सारा ही खाना खा जाए, और हो सकता है जितना खाना उसे खाना था वो खा चुका है, वो और नहीं खा सकता। तो अब इसका एग्जांपल देखो, अगर सारा ही कंज्यूम कर जा रहा है तो जैसे मटर हो गया, ग्राउंडनट हो गया, बीन्स हो गए, इन सब में कोई भी आपका एंडोस्पर्म नहीं बचता। ठीक है। अब कुछ में हो सकता है बच जाए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कोकोनट में बच गया, कैस्टर में बच गया। ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। अगेन ये कुछ आपको कुछ एक एग्जाम्पल्स दे रखा है, नाउ यू कैन रीड दिस इन एन होमवर्क, एज एन होमवर्क। ठीक है। चलो बच्चों, एम्ब्रियो पे बढ़ते हैं। अब एम्ब्रियो पे हमने एंडोस्पर्म के बारे में जान लिया, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, जो भी है सब चीज पढ़ ली। एम्ब्रियो डेवलप करता है माइक्रोपाइल एंड पे, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इंपॉर्टेंट था। जाइगोट डिवाइड करता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एम्ब्रियो जब एंडोस्पर्म जब बन जाता है। एश्योर्ड न्यूट्रिशन मिल जाता है एम्ब्रियो को, जैसे मैंने आपको बताया पहले ही खाना है भाई हमारे पास, अब तो मैं डिवाइड करना है, बनना है नहीं बनना है वो तुम्हारी मर्जी। अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। बोथ मोनोकॉटिलेडन में और डाइकॉटिलेडन में सिमिलर होते हैं। एम्ब्रियोजेनी अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो सेम होती है मोनोकॉट में डाइकॉट में। बेटा ध्यान रखना, मेरे को आप मैं आपको ये वाला डायग्राम जरूर बताऊंगी एंड में। तो अब the zygote give rise to pro-embryo and subsequently globular heart shape and mature। मैंने आपको बताया था, एक पहले एम्ब्रियो बनेगा, फिर उसके बाद प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर उसके बाद ग्लोब्यूलर ऐसे करके ना स्ट्रक्चर सा था ना, ग्लोब्यूलर बनेगा। फिर ऐसा हार्ट शेप, नीचे से हार्ट शेप का ऐसे बनता है, राइट। ऐसे ये ऐसे करके जुड़ा हुआ होता है, इसे क्या कहेंगे हम? सस्पेंसर कहेंगे। ठीक है। उसके बाद जब मैच्योर बन जाता है तो वो ऐसा होता है, और ऐसे करके फिर वो ऐसे ही निकल, ऐसे उसके बाद वो ऐसे निकल जाता है ना, इसे मैच्योर एंड इसको बोलते हैं। ये इतनी गंदी ड्राइंग है गाइस, मेरी ड्राइंग इग्नोर करना। अब typical dicotyledon embryo consists of embryonical axis, two cotyledons and a portion of embryonical axis above the cotyledon is known as epicotyle। अब बच्चा ये सब चीजें आप तभी समझ सकते हो when you know the diagram। आ जाओ फिर डायग्राम पे। पहले ही इसका आप नाम देख लो, ए क्या है? डाइकॉट। और ये क्या है? मोनोकॉट। बच्चों डाइकॉट में हमारे दो कॉटलेडन आ गए, एक ये और एक ये। ठीक है। ये क्या हो गया? हाइपोकोटाइल। ये आ गया हमारा रेडिकल, ये आ गया प्लेम्यूल। ये प्लेम्यूल से आगे ग्रो होगा, रेडिकल से ये नीचे ग्रो होगा। और जब भी रूट ग्रो होती है उसके ऊपर रूट क्या तो होती है बच्चों? चैप्टर ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में ये आपको अच्छे तरीके से समझाया गया है, क्लास 11। अब आ जाओ, एक लेटरल सेक्शन है, ऐसे करके काटा गया, ऐसे ऐसे नहीं, मतलब ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसा स्ट्रक्चर है तो उसे यहाँ से काटा गया, समझ लो बीच में से। अगेन मेरी ड्राइंग इग्नोर करना। अब ये देखो, अब हम अगर ग्रास का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो इस पे दो कॉटलिडन नहीं होते, कॉटलिडन की जगह ना मोनोकॉट में क्या होता है? एपीब्लास्ट निकल जाता है और एक निकलता है स्क्यूटल। जो कॉटलिडन बड़ा हो जाता है उसे हम बोलते हैं स्क्यूटेलम, और जो छोटा रह जाता है उसे हम बोलते हैं एपीब्लास्ट। ऊपर वाला स्क्यूटेलम, नीचे वाला एपीब्लास्ट, बड़ा वाला स्क्यूटेलम, छोटा वाला एपीब्लास्ट। अब ये जो स्क्यूटेलम के बाद एक ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग आती है ना बच्चों, ये इसे हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। ये क्या हो गया? हमारा शूट एपेक्स हो गया, यहां से निकलेगा शूट। ये आपका दोबारा रेडिकल, फिर रूट कैप, और नीचे जैसे यहाँ पर था ऊपर पे कोलियोप्टाइल, यहाँ पर है कोलियोराइसा। अब मैम कोलियोप्टाइल कैसे याद रहेंगे? बेटा पिम्यूल कहाँ निकलता है? ऊपर। कोलियोप्टाइल में पी आ रहा है, राइजा नीचे आएगा, रेडिकल में कोलियोराइजा। समझ गए? चलो बच्चों। अब अ टिपिकल डाइकोटिलेडन एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनिकल एक्सिस। एम्ब्रियोनिकल एक्सिस बेटा यहाँ से ना एक एम्ब्रियोनिकल एक्सिस जाती है बच्चों। ठीक है।
अब terminates within the plumule or a stem cell or the cylindrical portion below is hypocotyle। जो मैंने आपको ये सब बातें बता रही हूँ ना बच्चे, कौन सा बता रहे हैं ये लोग, हमें डाइकॉट का बता रहे हैं, ठीक है। रेडिकल हो गया, रूट टिप हो गया, रूट कैप हो गया। अब एम्ब्रियो का मोनोकॉटिलेडन पे देख लो। सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है ग्रास फैमिली में, जिसे हम बोलते हैं स्क्यूटेलम, जो कि लेटरल साइड पे होता है। अब एम्ब्रियोनिकल एक्सिस के पास एक रेडिकल होता है, रूट कैप होती है, और जो कि कवर्ड होता है एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ से, जिसे हम बोलते हैं कॉलियोराइजर। पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनिकल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैच्ड स्क्यूटेलम इज एपिकोटाइल। करेक्ट। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो कॉलियोपेटाइल इज अ शूट एपेक्स, एपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स एंड फ्यू लीफ प्राइमोडियम एंक्लोज्ड विदिन अ हॉलर फेमिलियर स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं कॉलियोपेटाइल। एपिकोटाइल के पास कुछ ऐसे शूट एपेक्स होते हैं जो कि लीफ प्राइमोडियम के लिए आप रेडी होते हैं, आप फॉलो फॉलिकुलर एक फॉलियर स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कॉलियोपेटाइल। ठीक है बच्चों। सीड इन एंजियोस्पर्म, in angiosperm the seed is the final product of the sexual reproduction। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बोलते हैं, मैंने आपको बताया था सीड किससे बनता है, ओव्यूल से बनता है। सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट्स, फ्रूट किससे बनता है, जरिया ओवरी से, करेक्ट। सीड के पास टिपिकली सीड कोट होता है, कॉटिलिडन होता है, कॉटिलिडन्स भी हो सकता है, एंड एक एम्ब्रियोनिकल एक्सिस होता है। द कॉटिलिडन, बेटा ये मार्क कर लेते हैं, एन एम्ब्रियोनिकल एक्सिस। Cotyledon of the embryo are simple structures, generally thick and swollen due to the food storage. Mature seeds can be non-albuminous or ex-albuminous। Non-albuminous seeds के पास कोई भी रेसिडुअल एंडोस्पर्म नहीं होता, और कुछ के पास एल्ब्यूमिनस में रिटेन हो जाता है कुछ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। बेटा मैंने आपको क्या बताया था, कुछ में एंडोस्पर्म होता है, कुछ में नहीं होता। तो जिसमें नहीं होता वो सब कंज्यूम हो जाता है, सब बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस, और जिसमें बच जाता है सब बोलते हैं एल्ब्यूमिनस। बेटा यहाँ पर और लिखा है, इसका मतलब नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस सेम ही चीज है। मैंने आपको कहा था पी ग्राउंडनट और बीन्स क्या थे हमारे, एल्ब्यूमिनस, और सॉरी नॉन एल्ब्यूमिनस। और एल्ब्यूमिनस में क्या है, व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर वगैरह, ठीक है। कोकोनट आ गया, राइट। ओकेजनली कुछ सीड्स में ब्लैक पेपर और बीट्स भी एक तरीके के नेमिनेंट है। रुको बच्चा। ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर और बीट, बीट कौन सा, बीट रूट वाला, समझ गए। कुछ सीड जैसे ब्लैक पेपर और बीट रिमेनेंट्स हैं न्यूसिलस के। न्यूसिलस भी परसिस्टेंट रह जाता है कभी कभी। इसमें किसकी बात चल रही है, हमारी बात चल रही है इसमें एंडोस्पर्म की, राइट। यहाँ पर बोल रहे हैं अगर न्यूसिलस भी कभी कभी हमारा परसिस्टेंट रह जाता है तो न्यूसिलस परसिस्टेंट न्यूक्लियस को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म, जो किसमें होता है, ब्लैक पेपर और बीट में। मार्क मार्क मार्क, इम्पोर्टेंट 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 इम्पोर्टेंट। न्यूसिलस परसिस्टेंट रह गया तो पेरिस्पर्म, और एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस तो मैंने आपको बता ही दिया। किस किस में होता है बेटा, ब्लैक पेपर और बीट रूट। चलो, इंट्यूगमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स आर हार्डन एज अ टफ प्रोटेक्टिव सीट कोट। इंट्यूगमेंट्स जो ओव्यूल के होते हैं वो टफ प्रोटेक्टिव सीट कोट की तरह काम करने लग जाते हैं। माइक्रोपाइल रिमेन एज अ स्मॉल पोर इन सीट कोट, जो कि ऑक्सीजन और वाटर को हमारे को एंट्री देती रहती है, राइट। अब वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है उसके अंदर, और सीट रिलेटिवली ड्राई हो जाती है, और एक तरीके से उसमें डोरमेंसी आ जाती है। डोरमेंसी क्या होता है बच्चों, जब वो एक ऐसी सीट में पहुंच जाती है अगर उसे सुटेबल कंडीशन मिलेंगी तो वो ग्रो करना शुरू कर देगी, अगर नहीं मिलेगी तो अपनी वो वायबिलिटी मेंटेन करके रखती है, समझ गए। चलो, as ovule matures into seeds the ovary develops into fruit। The transformation of ovule into seed and ovary into fruit proceeds simultaneously। The wall of the ovary develops into the wall of fruit, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्ड। जब ओवरी की वॉल जो है फ्रूट में डेवलप हो जाती है उसे हम बोलते हैं पेरिकार्ड। द फ्रूट में बी फ्लैशी एज एन गुआवा, मैंगो, ऑरेंज। फ्लैशी है ना, किसी किसी में ड्राई होता है, जैसे मस्टर्ड सीड जो होती है, ग्राउंड नट हो गया सब, ठीक है, समझ गए। इन ये भी आप
एक काम करिएगा, इसे पढ़िएगा, आपको कुछ समझ ना आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में, चैट्स तो ओपन है, आप मैसेज कर सकते हैं। Most plants may, by the time the fruit develops from the ovary, the other floral parts regenerates and fall off. जैसे मैंने आपको बताया था. However, few species such as apple, बेटा ध्यान रखो, apple, strawberry और cashew, बादाम, सेब और स्ट्रॉबेरी में एप्पल नहीं लिखा गया है कि मैंने इससे कर्सर से, छोड़ो ये ये क्या है बेटा, इसमें थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करती है फ्रूट फॉर्मेशन में. यूजुअली बच्चों से सिर्फ ओवरी कंट्रीब्यूट करती है फ्रूट फॉर्मेशन में, अगर थैलेमस ज्वाइन कर रहा है तो ये क्या है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू में. अरे वाह, एस्केप गाइस, मेरे को पता है कि ESCAPE ये होती है स्पेलिंग, बट मैं एक तरीके से बता रही हूँ, एक तरीके की ट्रिक हो सकती है ना ये, ASC है ना. तो एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू में फॉल्स फ्रूट कहते हैं इन दोनों को, इन तीनों को, बिकॉज इसमें थैलेमस भी इंक्लूड होता है. और अगर हम ट्रू फ्रूट की बात करें सिर्फ सिर्फ ओवरी इंक्लूड होगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब बच्चों ये है डायग्राम वाला पेज. दिस इज द सीड कोट, दिस इज एंडोस्पर्म, फूड रिजर्व्ड, एंड दिस इज द कॉटिलिडन. ये क्या है बच्चों, हाइपोकोटाइल है, रूट एक्सिस है, ये रूट टिप हो गई, ये शूट एपिकल मेरिस्टम हो गया, ये माइक्रोपाइल रीजन हो गया, ये दो कॉटलिडन हो गए हमारे. ये अगेन इसमें देखो, इसमें कैसा सीड कोट है, ये कॉटलिडन हो गया हमारा, ये हाइपोकोटाइल है, ये रूट एक्सिस है, ये रूट टिप है, ये शूट, अभी देखो ये छोटा सा जो चीज है, ये शूट एपिकल मेरिस्टम आ गई, ये हमारा एंडोस्पर्म आ गया. वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको एक चीज सिखाती हूँ, ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको क्लास 11th की डायग्राम में भी मिलेगा. ये क्या है बच्चों, पेरिकार्प है, ये एंडोस्पर्म है, ये स्क्यूटेलम कहते हैं इसे, कि एक जो इकलौता कॉटलिडन. ये है कॉलियोपटाइल, ये है कॉलियोराइजा, ये है रेडिकल, ये है पिम्यूल. ठीक है, कॉलियोपटाइल, वैसे सब चीजें आपको पढ़ी हुई है, ये सब चीजें. थैलेमस, सीट, एंडोकार्प, मीजोकार्प, ये सब क्या है, 11th का है बच्चों. अगेन थैलेमस, इसे हम बोलते हैं आर्कीन. बेटा ये आ सकता है नीट में, देख लेना, कभी आया नहीं है वैसे, बट फिर भी मैं बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट है नीट प्रोजेक्ट से. एल्कीन. अच्छा, ये जो लेक्चर मैंने अभी रिकॉर्ड किया है आपके लिए, जरूरी नहीं है सिर्फ बस नीट वाले बच्चे देखें. इफ यू आर गोइंग विद क्लास 12th का जब आप पढ़ रहे हो, सो इट विल रियली हेल्प यू अलॉट बच्चों, इट विल रियली हेल्प यू अलॉट. मैं आपको बताऊं, आई नो अ स्टूडेंट ऑफ माइन, जिसमें एक आया था, आपको उसमें ग्रेन का स्ट्रक्चर बताना था बच्चों. So do also look forward for that question. And what is the difference between all these things that I'm telling you? And I'm telling you in very deep detail, right? So I hope it will really help you. In which fruit develop without the fertilization? अब देखो कुछ कुछ ऐसे फ्रूट भी होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के पॉसिबल हो जाते हैं. मैम, फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के, दो गैमेट तो वो जरूरी होते हैं ना. आपने तो बताया था कि फर्टिलाइजेशन से ही तो हो सकता है वो. बच्चों होता है, कुछ कुछ फ्रूट्स में जब डेवलपमेंट नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ये क्या करते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाते हैं. बेटा ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड आपको मैं कह रही हूँ बार बार दिखेगा. भाई पार्थीनियम आ गई, कैरेट ग्लास, हमारी कैरेट ग्रास, राइट, कैरेट ग्रास आ गई हमारी. पार्थेनोकार्पिक आ गया. बेटा ये सब ना वैसे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ये माय स्टूडेंट्स आर ऑलवेज वरीड बिकॉज ऑफ दिस. एंड दैट इज व्हाई व्हाट आई टेल देम, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. जो मैं उन्हें बताती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ. पार्थेनोकार्पिक अलग चीज है, पार्थीनियम अलग चीज है. पार्थेनोकार्पिक से ही आपको समझ आ रहा है कि कोई कार्पिक इट्स अ टाइप ऑफ फ्रूट, राइट. तो कुछ ऐसे फ्रूट जहां पर आपकी फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रही है. बनाना में बच्चों फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रही, बनाना में फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रही, बिकॉज बेटा आजकल के लोगों ने ग्रोथ हार्मोन्स की एप्लीकेशन से सीडलेस फ्रूट्स बनाने शुरू कर दिए हैं. ठीक है,
Seeds offer several advantages to angiosperm. Firstly, since reproductive process such as pollination and fertilization are independent of water, the seed formation is more dependable. ठीक है. Also, seeds have better adaptive strategies for dispersal. अब seeds भी ऐसे ही चालाक है भाई साहब, ऐसी ऐसी चीजें ढूंढती ही रहती है कि आपको जो है ओके ठीक है हमारा बस एपोमेक्सिस और पॉली एम्ब्रियो के नहीं. अरे बहुत बढ़िया. वी आर लेफ्ट विद ओनली वन पेज आई गेस आफ्टर दिस. चलो बच्चों, ध्यान से पढ़ते हैं अपना एंड कंटिन्यू करते हैं. अब क्योंकि सीड के पास हमारे पास सफिशिएंट फूड रिजर्व होता है, क्योंकि सीड के पास सफिशिएंट फूड रिजर्व होता है, यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ द फोटोसिंथेसिस और देयर ओन. बेटा खाना तभी तक ही मिलेगा जब तक आप खुद डिपेंडेंट नहीं हो सकते. इट्स अ लाइफ लेसन. आपको अपने आपके अपने जो पेरेंट्स होंगे दे आर सर्विंग यू, दे आर प्रोवाइडिंग यू. टिल देन यू आर, जब तक आप अपने आप डिपेंडेंट नहीं हो जाते अपने आप, they will help you in many ways, right? So they're providing you the facilities, they're providing you the comfort, and then when you will be independent, right? जब आप independent हो जाओगे, you will earn your own. So there is, आप खुद अपने आप capable हो जाओगे for earning your own, and also living your own, right? So that is what happening with the embryo and the seed. Sorry, right? फूड रिजर्व है. जब तक फूड रिजर्व आप तब तक खाओगे जब तक आपका फोटोसिंथेसिस आप खुद नहीं कर सकते. हार्ड सीड कोट जो है आपको प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो. द सीड कोट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो. सीड कोट का मतलब ये है कि कोट से प्रोटेक्शन मिल रही है हमें. Being the products of the sexual reproduction, they generate new genetic combination leading to variation. क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मैंने आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको वेरिएशन देगा ही देगा, राइट? सीड इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर. डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी मैच्योर सीड्स की क्रूशियल है कि आप उसे सही तरीके से स्टोर कर लो एज अ फूड थ्रू आउट द ईयर. जैसे कि आपको अगले साल भी अगर क्रॉप रेज करनी है तो आपके पास सीड्स हों, राइट? आपको क्या लगता है कि कब तक सीड्स जिंदा रहती हैं? डिपेंड करता है अगेन. वेबिलिटी किसी किसी की किसी मंथ्स में खत्म हो जाती है, किसी किसी की कई कई साल रह लेती है. अब देखो, सेवरल रिकॉर्ड्स हैं ओल्ड के वायबल सीड जो अब भी हैं. द ओल्डेस्ट इज द ल्यूपाइन. इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट. ल्यूपाइन जो हमें मिली है, ल्यूपाइनस आर्कटिक्स आर्कटिकस ल्यूपिनस आर्कटिकस आर्कटिक टुंड्रा से हमें मिली है ये. और ये द सीड germinated and flowered are estimated a record of 10,000 year of dormancy. इसके पास 10,000 साल की डॉर्मेंसी है. A recent record of a recent record of 2,000-year-old viable seed is also a date palm. डेट पाल्म की भी एक सीड मिली है जो कि 2,000 साल पुरानी है और स्टिल वायबल है. ठीक है. Phoenix dactifera discovered during the archaeologist excavation at the King Herod's place near the Dead Sea. डेट पाल्म की बात चल रही है ये. तो हमारे को दो बताया है इन्होंने. ल्यूपाइन ल्यूपिनस आर्कटिकस जो कि आर्कटिक टुंड्रा से मिली थी 10,000 साल की डॉर्मेंसी से लेके. और दूसरी हमारे पास है डेट पाम जो कि हमें 2,000 साल पुरानी है, वायबल है और उसे फीनिक्स डेक्टिफेरा कहते हैं, जो कि हमें किंग हेरोड्स की प्लेस से डेड सी के आसपास से मिली थी. ठीक है. आफ्टर कंप्लीटिंग अ ब्रीफ अकाउंट ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, if it could be worth attempting for comprehending enormous reproductive capacities. Again, ये सब आप मेरे को पढ़ो और if you have any doubt you can tell me. ठीक है. अब हम आ जाते हैं आखिरी टॉपिक पे हमारे इस चैप्टर के. ठीक है. अब एपोमिक्सिस एंड एम्ब्रियोनी. अब सीड्स in general are the product of the fertilization. A new flowering plant such as some seeds of Asteraceae and grasses have evolved a special mechanism. हमने देखा कि जर्नली सीड्स क्या है, प्रोडक्शन है फर्टिलाइजेशन का. एक न्यू फ्लावरिंग प्लांट सच एज एक कुछ स्पीशीज है एस्ट्रिएसी की या फिर ग्रासेस की, उन्होंने एक स्पेशल मैकेनिज्म निकाला है.
जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन है। मैम विदाउट फर्टिलाइजेशन तो हम पढ़ चुके ना, वो पार्थिनोकार्पिक फ्लावर्स, फ्रूट सॉरी। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट भी तो विदाउट फर्टिलाइजेशन होते हैं ना बेटा, विदाउट फर्टिलाइजेशन होते हैं, बट दे आर हार्मोन बेस्ड ना, उसे हार्मोन ने हमने उगाया है। ये क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होती है बट फॉल्स फर्टिलाइजेशन होती है, कोई दो गैमीट नहीं मिलते। अब यार देखना क्या होगा, इसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस, अ फ्रूट विच इज प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि मिमिक करता है, जो कि कॉपी करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अब कुछ स्पीशीज में जो डिप्लॉयड एक्सेल होता है ना, जो डिप्लॉयड एक्सेल होता है is formed without the reproduction reduction division, और वो embryo and develops into embryo without fertilization. Again, some species the diploid egg cell is formed without the reduction division and develops into embryo. More often, as in many citrus and mango varieties, some of the nuclear cells, कुछ न्यू सेलर सेल्स जो सराउंड करते हैं एम्ब्रियो सैक को, वो डिवाइड करना शुरू कर जाते हैं और एम्ब्रियो के अंदर घुस जाते हैं और डेवलप कर जाते हैं एम्ब्रियो में। सच स्पीशीज में ईच ओव्यूल कंटेन्स मेनी एम्ब्रियो occurs, then one embryo is referred to as polyembryonia। समझ गए? हो सकता है न्यूक्लियस के सेल डिवाइड कर जाएं, हो सकता है डिप्लॉयड एक्स सेल आपका इतना डिवीजन करे कि वो खुद ही एम्ब्रियो फॉर्म कर ले। समझ गए? चलो, हाइब्रिड, अब लास्ट आपका ये पैराग्राफ है, ध्यान से सुनना। हाइब्रिड वेराइटीज several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated. कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड आर ट्रेमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। देखो जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं, हाइब्रिड सीड होती है, ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं आपको फार्मर्स को सपोर्ट करती ही है, राइट। बट एक प्रॉब्लम है हाइब्रिड की, अब आप हाइब्रिड कर तो रहे हो बट अगर वो एक अगले जैसे एक साल हो गई बहुत अच्छी फसल होगी, बट क्योंकि वो हाइब्रिड है, उसके दो आपको आपने मिक्स करे हैं, तो हो सकता है अगले साल वो आपको सेम रिजल्ट ना दिखाए, राइट। तो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इज कॉस्टली एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड्स राइट आर टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स। तो यहीं पर ही हमारा काम में आता है एपोमिक्स। कैसे? बच्चा जब वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ग्रो होगा तो वेरिएशन तो होगा ही नहीं, इसलिए आप साल प्रति साल आप ग्रो करते जाओ सेम वैरायटी की, आपको बढ़िया सी आपको फसल मिलेगी और आपका कुछ खर्चा भी नहीं होगा एक्स्ट्रा। आप हर साल अपनी उसी अच्छी फसल को उगाना और उसके जो सीड्स हो उसको अगले साल सो करना और सेम तरीके का आपको मिल जाएगा क्योंकि उसमें वेरिएशन है ही नहीं। ओके बच्चों, ये यहाँ तक था हमारा चैप्टर। एक बार क्विक समरी रिवीजन कर लेते हैं। फ्लावर्स आर द सीड्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। एंड्रोशियम होता है स्टेमिन का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। गाइनोशियम होता है पिस्टल का, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड और डाइथिकस होता है। टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। पॉलन ग्रेन डेवलप्स इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया, चार सेल का, चार वॉल का होता है। एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर एंड टेप्टम। Cells of the sporogenous tissue lying in the center of the microsporangias undergo meiosis to form the microspores. Individual microspore pollen grain में बदल जाता है जब वो मैच्योर होता है। मेल गैमेटोफाइट दिखाता है जनरेशन, राइट। पॉलन के पास दो लेयर होती है, एक आउटर एक्साइन, दूसरा अंदर वाला इंटाइन। एक्साइन जो है स्पोरोपोलन की बनी होती है, जंपर होता है। पोलन ग्रेन के पास दो सेल होते हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव, या तीन भी हो सकते हैं जब वेजिटेटिव एक हो और दो हमारे मेल गैमेट हो। समझ गए? The pistil has three parts, stigmacide and ovary. Ovule are present in the ovary. The ovule have a stalk called funicle that is joined with the ovary with the help of hilum, right? And an opening pore called micropyle. The central tissue is the nucellus and the archiporium differentiate. A cell of the archiporium, the megaspore mother cell divides meiotically and megaspore forms the embryo sac. 7-celled and 8 nucleated. Yes, at micropen end is. खत्म। अच्छा अभी तो है। मैं पूछ रही हूँ मैं इस पे कैसे खत्म होगी। चलो देखो,
द एग apparatus consisting of two synergids, हमने ये देख लिया। सेंटर पे हमारा एक लार्ज सेंट्रल हमारा 2 पोलन न्यूक्लियाई है हमारे पास। पॉलिनेशन से हम लोगों ने देखा कि दो टाइप के, अबायोटिक और एक बायोटिक। बायोटिक क्या हो गया, एनिमल्स, और अबायोटिक क्या हो गया, वाटर एंड मिल्क। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, राइट। कुछ में पॉलन कंपैटिबल होता है, किसी में पॉलन इनकम्पैटिबल भी होता है। पॉलन कंपैटिबल पॉलिनेशन जर्मिनेट्स द स्टिग्मा एंड रिजल्टिंग द पॉलन ट्यूब। फाइनली डिस्चार्ज टू मेल गैमेट्स इनटू द सिनर्जिड्स, इसे हम बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। और जब हमारा एक मेल गैमेट फ्यूज कर जाता है हमारे एक एग से, और एक फ्यूज कर जाता है हमारे डबल, हमारा जो सेंट्रल न्यूक्लियस था जिसमें दो हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई थे, राइट, उसे हम बोलते हैं, पहले वाला जब हमारा एग और वो मेल गैमेट फ्यूज करके उसे बोलते हैं हम सिनगैमी। जब वो एक मेल गैमेट और एक टू पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ठीक है। आगे जाके ये वो जाइगोट बना लेता है, और ये क्या बना लेता है, एंडोस्पर्मिक टिश्यू बना लेता है। डेवलपिंग एम्ब्रियो पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, जैसे मैंने आपको बताया, प्रो एम्ब्रियोनी, ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप, और मैच्योरेशन से पहले ये सब होते हैं, और फिर उसके बाद मैच्योर हो जाता है। दो कॉटलिडन होते हैं डाइकॉटलिडन में, मोनोकॉटलिडन में एक कॉटलिडन होता है। Mature dicotyledon embryo has two cotyledon and an embryonical axis with epicotyl and hypocotyle। किसकी बात कर रही हूँ मैं, डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो की, ठीक है। अब एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉटिलेडन हैव सिंगल कॉटिलेडन, ठीक है। उस पे हम लोग अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें, डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल। The phenomena is called as apomixis, is found in some angiosperm, particularly in grasses. It results in the formation of seed without fertilization। fertilization नहीं होती है। सेवरल एडवांटेजेस है हॉर्टिकल्चर में, जैसे मैंने आपको बताया, दोबारा 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 ग्रो करना है तो आपको हेल्प कर सकता है। कुछ एंजियोस्पर्म्स एक से ज्यादा एम्ब्रियो ग्रो करते हैं, इसे बोलते हैं हम पॉलीएम्ब्रियोनी। थैंक यू बच्चों, सो दैट्स ऑल। ये आपको चैप्टर आई होप में समझ आ गया होगा। मैंने आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको सब चीज सही समय पे बिल्कुल समय के तहत सब चीज बता सकूं, एंड आई होप कि आपको सब चीज समझ आ गई होगी। सो डू सब्सक्राइब टू स्टडी ऑन, क्योंकि मैं इस पे ही आपको आगे और चैप्टर्स भी डालती रहूंगी। मैं आपको एक बार पीडीएफ दोबारा से बैक करके दिखा रही हूँ कि अगर आपको लगता है कहीं कुछ आपको मार्क करना है, या फिर कुछ भी ऐसा करना है कि मेरे को मैम की एक बार चीजें में पता लग जाए, तो मैंने आपको दोबारा दिखा दी है स्लाइड, या फिर आप एक बार प्रीवियसली जाके भी स्लाइड को देख सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में। कोई भी डाउट हो तो चैट सेक्शन में आप डाल सकते हो। So that's all. Bye bye, guys. Keep studying.